50 चैप्टर एक साथ याद करने बैठोगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा सर मुझे कुछ आ नहीं रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो नहीं बैठते नहीं होगा यार। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को बढ़ा सकती है या फिर उसको घटा सकती है, तो ये सारा के सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो जब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉलो कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे जो आर्टिकल 370 था, उसके आर्टिकल 370 के अंदर कई सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जो बेटा हरि सिंह के जमाने में जो रूल्स चला करते थे उससे इंस्पायर्ड। फाइनली अगर आप देखोगे तो भारत ने ये रिस्क उठा लिया, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है यानी भाषा के आधार पे जब आप किसी चीज को बनाते हो। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा या मेरा जन्म किसी ऐसे देश में होता ना जहां पे बोलने का अधिकार होता, ना ही अपनी बात को आगे रखने का अधिकार होता, और अगर मान लीजिए कि हमारी जो सरकार वहां पे रूल कर रही है वो आपके साथ कुछ गलत करती, तो आप उसके अगेंस्ट आंदोलन भी नहीं कर सकते। क्या कभी सोचा है कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी बात को आगे रख रहे हो, और आपको जो है पकड़ के ले जाया जाए और मार दिया जाए? क्या कभी यह सोचा है कि जितनी फ्रीडम के साथ तुम आज अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ भी लिखते हो, कुछ भी बात करते हो, ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये जितने अधिकार की आप बात करते हो ना, कभी सोचा है कि अगर ये अधिकार नहीं होते तो हमारा समाज कैसा होता, हमारा सोसाइटी कैसा होता? कभी गौर किया इन शब्दों पे? वेल, मेरी आवाज तुम तक सुनाई दे रही है, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, मुझे पता है यार, है ना, और मैं भी तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही मतलब सोच रहा था, मैंने सोचा यार मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा यहाँ पे एकदम बातचीत की जाए, मेरे प्यारे उड़ानियंस के साथ यहाँ पे थोड़े सवाल जवाब किए जाए, थोड़ी बातचीत की जाए और थोड़ी गुफ्तगू की जाए। तो स्वागत है आप सबका आपके जबरदस्त वाले सुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला के ऊपर। दो चीजें हैं, नंबर 1 मेरी आवाज पहले से थोड़ी बेहतर हो चुकी है। रीजन क्या है कि गला बैठा हुआ था, बच्चों को पता है, लेकिन गला जो है अभी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो हर बार कभी भी अगर कभी उनके नंबर कम आ जाए, कभी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, लेकिन घबराते नहीं है हर जीवन में, वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, लाइफ में दोबारा स्टैंड बैक करते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट द हैप्पी टाइम्स। जीवन सिर्फ सुखद घटनाओं का एक कहते हैं ना एक सर्कल नहीं है भाई। अगर हम बात करें, लाइफ इज अबाउट बोथ हैप्पी एंड सैड टाइम्स, जब आप खुश भी हो, आप दुखी भी हो, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग ईच टाइम एंड गेटिंग अप स्ट्रॉन्गर, है ना। तो जीवन इस बारे में कि जितनी बार आप जीवन में गिरो, जितनी बार आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, ऐसी परिस्थितियां आए कि जब आपको लगे कि यार लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तब आप दोबारा खड़े हो उठना, दोबारा से एफर्ट करना, दोबारा से मेहनत करना। एंड बिलीव मी गाइस, फिर जो आप मेहनत करोगे ना, उस मेहनत में ज्यादा जोर होगा, आपके अंदर का जो डेडिकेशन होगा नेक्स्ट लेवल का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे की सीखने के साथ साथ अब जब आप वापस आओगे ना, तो जो आपकी दहाड़ है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो एक ऐसा चैप्टर फेडरलिज्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके क्लास का, आपके बोर्ड्स एग्जाम का। तो देखिए डेफिनेट सी बात है, मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों का जो समय है बहुत कीमती है, और बच्चों के समय को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा मतलब अभी आप मैं बात करूं, आज भी यही ट्राई करूंगा। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर जो अपना था वो भी काफी कम ड्यूरेशन का था, और आज भी इस बड़े से टॉपिक को, इस बड़े से चैप्टर को मैं ट्राई कर रहा हूं कि एकदम सिंपल सरल शब्दों में मेरे बच्चों तक, मेरे जबरदस्त उड़ानियंस तक इस टॉपिक को समझाया जाए। अब क्या है बच्चों की कुछ खास स्पेशल वाले नोट्स हम लोग हमेशा उड़ान वाले बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और उड़ान वाले बच्चों को दिए भी थे इनफैक्ट। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना हमारे ऑनलाइन उड़ान वाले बच्चों को यहाँ पे क्या किया जाए, काफी सारी चीजों से एकदम बढ़िया रूबरू करा दिया जाए, और बड़े सिंपल भाषा में, आसान भाषा में हमारे ये जो जबरदस्त वाले उड़ान वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन उड़ान वाले बच्चे, हमारे उड़ान बैच के बच्चे, ठीक है, यूट्यूब वाले उड़ान बैच के बच्चे, इनके साथ भी वो सारी चीजें शेयर की जाए। ठीक है मेरे बच्चों, डन। चलिए, तो आज के जितने क्लास नोट्स आप डाउनलोड करेंगे, उन क्लास नोट्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि उन क्लास नोट्स को एज इट इज पढ़ लेना, एज इट इज पढ़ लेना। एंड बिलीव मी, एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बच्चे कि आपको क्वेश्चंस हूबहू वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेगा, जितना भी पूछेगा वो कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा। तो इतना बस ध्यान रखना बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इस अगले कुछ समय में उसको याद रखिएगा। उसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, उसके अलावा आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जितने भी मैं आपको यहाँ पे आज ये चैप्टर, ये खासकर एकदम सिंप्लीफाइड नोट्स दूंगा, ऐसे नोट्स
मतलब जिसको आप सीधा एज इट इज उठा करके लिख सकते हैं पेपर के अंदर, बिकॉज पेपर में आधे अधूरे पॉइंट्स लिख करके आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। जिसके दिमाग में अभी भी एक गलत फहमी है कि मैं कुछ कुछ पॉइंटर लिख दूंगा तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, प्लीज इसे निकाल दीजिए, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप दो चीजें होती हैं, एक होता है सिर्फ नंबर स्कोर करना, पासिंग नंबर स्कोर करना, और एक होता है अच्छा परफॉर्मेंस देना। तो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, शब्द लिखने पड़ेंगे, पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और आधे अधूरे पे सेंटेंसेस पे आधे अधूरे ही नंबर मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में कई बार क्या होता है, क्लास के अंदर कुछ बच्चे को पूरे 5 में 5 नंबर मिलते हैं, आपने भी लिखा होता है तो आपका करेक्ट तो सब कुछ होता है, टिक तो सब कुछ होता है, लेकिन 5 में नंबर आपको 3 या 3.5 ही मिलते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैंने भी लिखा, करेक्ट तो मेरा है, बट नंबर मुझे 3 3.5 दिए। आप टीचर के पास जाते हो, टीचर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आंसर उतना अप्रोप्रिएट है। तो अप्रोप्रिएट का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? अप्रोप्रिएट का डेफिनेशन है कि तुमने आधा अधूरा शॉर्टकट मारा है, वहां पे शॉर्टकट मार के कुछ भी लिख दिया। नहीं लिखोगे भाई, ऐसा करोगे नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मानना है, एनसीईआरटी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिख करके आना है, कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर लिख करके आना है, अगर नंबर आपको पूरे चाहिए। ठीक है, तो एक टॉपर के आंसर शीट में और आपके आंसर शीट में यही फर्क होता है कि वो बालक जो है चीजों को पूरा लिखता है और आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में आधा अधूरा लिख करके बैठ जाते हो। वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता, आप कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ टॉपर फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन, दैट्स ऑल। टॉपर कोई अलग प्राणी नहीं है, कोई अलग एलियन प्रजाति का इंसान नहीं, वो आप जैसा एक इंसान है, बस उसमें एक फर्क है, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो इस बात में वो ट्राई करता है कि यार अगर उसको कोई चीज नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। वो रोता नहीं है इस बात को लेकर के मुझे ये नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। क्या आपने एफर्ट किया? क्या आप रेगुलर हो? क्या आप कंसिस्टेंट हो? आप नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो फिर बच्चे उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलता है, सिंपल है। तो एक अच्छा स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में आप तब करते हैं, किसी भी लाइफ के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस तब करते हैं जब आप कंसिस्टेंट हैं, आप लगातार उस काम को कर रहे हैं। जब तक आप लगातार नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप पेंडेंसीज क्रिएट करेंगे, बच्चे डेफिनेट सी बात है कि फिर आपके ऊपर बैकलॉग क्रिएट होगा, आप परेशान होगा, आपको चीजें याद नहीं होगी। 50 चैप्टर एक साथ याद करने बैठोगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा सर मुझे कुछ आ नहीं रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो डेफिनेट बैठते नहीं होगा यार। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ोगे, ना कि एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपका कंपैरेटिवली बेहतर है, आपके ऊपर लोड भी नहीं है, और आपका जो सो कॉल्ड हर टाइम ये प्रॉब्लम होता है ना सर बैकलॉग्स कैसे खत्म करें, तो बैकलॉग क्रिएट भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। हो सकता है मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही हो, मेरी बात थोड़ी हार्श लग रही हो, लेकिन बच्चों आपको बताना और आपको समझाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सिर्फ एक लेक्चर रिकॉर्ड करके चले जाना, सिर्फ यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाना, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने कहा ना एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फर्क होता है। लिटरेसी का मतलब है सिर्फ पढ़ा लिखा दिया बस खत्म हो गया काम। एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे को गाइड करना। ठीक है, तो यू आर माई वर्चुअल ऑडियंस, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें रियल मानता हूं, और दैट इज द रिजल्ट। मुझे लगता है यार कि बच्चों के साथ हमेशा सिर्फ पढ़ा के जाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बच्चे को समझना, बच्चे को गाइड करना, दैट इज मोर एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भाई अपॉलॉजीज, क्षमा प्रार्थी हूं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको फॉलो करना है ना, अपनी गलतियों को सुधारना, और एकदम कॉन्फिडेंस को डाउन मत करना। ठीक है, एंड एवरीवन कैन बी अ टॉपर, एवरीवन कैन बी एन अमेजिंग पर्सन। एंड हमेशा याद रखो यार, कंपटीशन खुद से लगाना स्टार्ट करो। खुद को जितना बेहतर बनाओगे, रोज जितना बेहतर बनाओगे, आप देखोगे कि आपके अंदर चीजों के इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ। चलिए, तो प्यारे दोस्तों आज किस बारे में बात करेंगे? पहली बात तो हम लोग गर्म पानी पियेंगे, तो आप लोग भी गर्म पानी पीते रहा करो। मैं पी रहा हूं गर्म पानी, पी पी करके आवाज थोड़ी सही हो रही है। ठीक है, एकदम शुद्ध गर्म पानी, डन। चलिए, तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग किस चीजों में? आज हम बात करेंगे यहाँ पे फेडरलिज्म की। ठीक है, फेडरलिज्म की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। फेडरलिज्म बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के बच्चों। डन, फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और हम किस बारे में बात करेंगे? और हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चे अबाउट, लेट्स से हम बात कर देंगे यहाँ पे कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, भारत को फेडरल क्या बनाता है। बहुत सारी मजेदार बातें बताऊंगा आपको यहाँ पे, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, और डिसेंट्रलाइजेशन। प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, डन।
चलिए, तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं और करते हैं हमारी बातें। चलिए, तो वापस से अच्छा, अब आपसे मिलने के लिए आपके दो बड़े प्यारे दोस्त, जबरदस्त वाले दोस्त आए हुए हैं। अब मैंने सोचा पॉलिटिकल मुद्दों की बात की जा रही है, राजनीति की बात की जा रही है, तो बिना विधायक जी के राजनीति पॉसिबल कैसे है यार? राजनीति को पॉसिबल करना, सही बनाना तभी मजा आएगा भैया जब विधायक जी होंगे। और एक और सवाल जो हमें चैप्टर के एंड तक जानने को मिलेगा कि क्या है कि हमारे ये जो इंसान है, इसका नाम पता है ना तुम्हें? ये अपना प्यारा मासूम सा डोगेश। बेटा, जितना मासूम इसका चेहरा है ना, उतना ही खतरनाक इसके कांड है, तो उस आदमी को मासूम समझने की गलती बिल्कुल मत करना, खतरनाक प्राणी है ये। इसकी फॉरएवर आप कह सकते हो दोस्त कह लीजिए, या इसका ड्रीम मतलब कह लीजिए, इसकी मोहल्ले में रहने वाली बड़ी सुंदर सी, मतलब इसकी दोस्त है, इसका नाम है डॉगिलीना, ठीक है। और हमारे अपने प्यारे प्यारे विधायक जी जो आपको फुल सपोर्ट करते हैं और आपका फुल सपोर्ट चाहते हैं, तो हमारे विधायक जी के साथ और हमारे दो दोस्तों के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग आज फेडरलिज्म की कहानी को। चलिए, तो अच्छा, एक और बात है, मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी आपको बताता हूँ कि यार ये जो डॉगीज भाई है ना अपना, इसको नया नया चस्का चढ़ा है स्वीट कॉर्न खाने का। तो इसने जाके पूछा है डॉगलीना से, क्या मेरे साथ स्वीट कॉर्न खाने चलोगी? ठीक है, अब ये बात का प्रपोजल जो इसने रखा है, यानी कुल मिलाकर के ये आदमी पूछ रहा है इससे कि क्या मेरे साथ स्वीट कॉर्न खाने चलोगी? तब ये स्वीट कॉर्न खाने जाएगी कि नहीं जाएगी, इस बात का तो मतलब कह सकते हैं पता तभी चलेगा जब हमारे डॉगेश बाबू जो है कुछ बताएंगे। चलिए, फिलहाल ये कहानी के लास्ट में पता चलेगा आपको कि ये स्वीट कॉर्न खाने गई थी कि नहीं गई थी, या हमारे डॉगेश का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। चलिए, फिलहाल हम लोग बात करते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन। चलो, तो आइए, बहुत सारे बच्चों ने पावर शेयरिंग चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज हमारा कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होता है। तो कहता है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी इन बेल्जियम, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कम्युनिटी गवर्नमेंट। और आपको इसके लिए मैं दूंगा पूरे 15 सेकंड का समय, बिकॉज आई गेस 15 सेकंड इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो 15 सेकंड का समय शुरू हो गया, आप लोग फिलहाल दीजिए आंसर, और मैं पीता हूं मेरा गरम गरम पानी, ठीक है। गरम पानी इज अ वेरी गुड थिंग है, पिया करो जीवन में, बहुत अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस, बढ़िया यार, जबरदस्त, उम्दा। चलो, तो हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चे कि नंबर वन, हमने नंबर वन क्या सीखा अभी कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी इन बेल्जियम। कौन सी गवर्नमेंट थी? ये थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अगर बच्चों को याद हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आपको याद हो कि यार बेल्जियम के अंदर एक समस्या थी, दिक्कत थी, परेशानी थी कि वहां पे जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। यानी कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो जर्मन भाषा बोलते थे, ठीक है, डन। अब क्या है कि इनके बीच में आपस में काफी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, हमने सबने पढ़ाई किया, उनमें काफी सारी प्रॉब्लम थी, है ना। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे दो बड़े इलाके थे, दो बड़े रीजन थे, एक का नाम था फ्लेमिश, एक का नाम था वेलोनिया। और इन दोनों रीजन्स की अपनी सरकारें थी, यानी अगर आप देखोगे इनकी सरकारें एग्जिस्ट करती थी। लेकिन दिक्कत क्या है यार, दिक्कत और परेशानी इस बात की है कि ये जो सरकारें थी आपकी, इनके पास कोई खास पावर नहीं थी। यानी यहाँ पे जितनी भी पावर है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, और ये सरकारें अपने हर एक डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल थी। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हो कि ये सरकारें बिल्कुल इनइफेक्टिव थी, यानी बिल्कुल ही इनइफेक्टिव, राइट। इनका कोई रहना, एग्जिस्ट करना, नहीं एग्जिस्ट करना, सब एक बराबर है, ठीक है, बिकॉज इनके हाथ में कोई रियल पावर तो है नहीं। अब क्या होता है, अगर आप देखोगे जब बेल्जियम में टेंशन इंक्रीज हो जाते हैं, किसके बीच में? डच और फ्रेंच के बीच में। तब क्या किया जाता है कि सरकार के वहां जो नेता लोग हैं उनको लगता है यार कि भाई लोग, अभी बदलाव लाना पड़ेगा यार संविधान में, अगर चेंजेस लेके नहीं आएंगे तो ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बेल्जियम की हालत एकदम बूमड़ाम हो जाएगी, ठीक। तो एज अ रिजल्ट बेल्जियम हो जाएगा बर्बाद। तो आप देखोगे कि 1990s के अंदर क्या किया जाता है कि हमारे जो बेल्जियम भाई साहब थे, बेल्जियम में यहां पे क्या किया जाता है कि 1990s का समय था। अगर आप देखोगे तो 1990s के समय में क्या किया जाता है, जब संविधान में एक बदलाव किया जाता है, एक बदलाव, चेंजेस किए जाते हैं। 1990s का मतलब होता है 1990 से स्टार्ट होने वाले जितने भी साल हैं, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, वो पूरा जो ब्रैकेट है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा सर कह रहे हैं 1990 नहीं कह रहा हूं, 1990s कह रहा हूं, ठीक है। 90s मतलब वो पूरा वाला डेकेड जो आपका पूरा 10 सालों का जो हिसाब किताब है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि यहां पे सरकार जो है संविधान के अंदर बदलाव कर रही है, सरकार के संविधान के अंदर चेंजेस कर रही है। अब एज अ रिजल्ट क्या है कि यहां पे जो पावर है किसकी,
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बना दिया गया है, और साथ ही साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से इलेक्ट कर दी गई। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि लोगों में लड़ाई झगड़ा दिक्कत परेशानी जो है अभी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम 1990 से पहले की बात करें, 1990 से पहले की बात करें, तो बेल्जियम में जिस प्रकार की सरकार थी उसको आप यूनिटरी कह सकते हैं। यूनिटरी शब्द का मतलब होता है वन। तो ऐसी सरकारें जहां पे सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी सिर्फ मान लीजिए वहां सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो और कोई सरकार ना हो, ठीक है। या फिर ऐसे देश जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन उस स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है ना, कोई भी ताकत नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं कि वो अपने डिसीजन वो खुद ले सके। राइट बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ऐसी सरकारों को हम कहते हैं यूनिटरी। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं यूनिटरी। और वहीं जिन इलाकों में, जिन सरकारों में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो सरकारें बन जाती हैं फेडरल सरकार। ठीक है, चलिए तो आइए बात करते हैं। तो आपको एकदम दोनों किस्से कहानियां सुनाते हैं फटाफट से कि भैया 1990 से पहले क्या हिसाब किताब था और 1990 के बाद क्या हिसाब किताब हुआ। चलिए पहली बात हम लोग करेंगे यहाँ पे बेल्जियम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सारे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम की। चलिए तो बेल्जियम को एकदम प्यारे प्यारे कलर में रंग लेते हैं फटाफट से, है ना, मेरे रंग में रंगने वाला बेल्जियम। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट बेल्जियम। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? बेल्जियम की बात करेंगे। ठीक, डन। चलिए तो अगर हम बेल्जियम में डिस्कस कर रहे हैं बिफोर 1990, 1990 से पहले का जो समय है, अभी मैं अपना देखो सिंपल एकदम मजेदार वाला पेन लेकर के आऊं। ये अपन का पर्सनल पेन है, ठीक है, मस्त पेन है भाई, मस्त मक्खन चलता है, एकदम ब्रेड मक्खन जैसा, ठीक है, मस्त चलता है। मैंने सोचा यार आज अपने पेन से लिखते हैं, थोड़ा बोर हो गया था वैसे नॉर्मल वाले पेन से लिख करके, ठीक है, तो समझ रहे हो, देख रहे हो। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। और फिर कहानी आती है यार आफ्टर 1990s की। भैया 1990 के बाद ऐसे क्या बदल गया? अगर आप देखोगे वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया, ठीक है, वक्त जज्बात बाबूराव सब कुछ बदल गया। तो एस लगा हुआ है भैया, एस का मतलब है कि पूरे दशक की बात की जा रही है, 90, 91, 92, 93, 94, ठीक है, कोई एक एग्जैक्ट साल की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ध्यान रख लेना। क्लियरली मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कंफ्यूजन, कि बालक हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुबह रात में उठे, सुबह उठते फेडरलिज्म का चैप्टर खोल लिया, बालक की आंख ही नहीं खुली, बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, एस भी लगा हुआ है यहाँ पे, यार सर 1990 लिख दिया सर, तो भैया 1990 बाद एस भी लिख दिया भाई लोग, ठीक है, तो समझ जाना इस चीज को। डन। अच्छा, ये बड़ा चतुर तरीका होता है, जब कभी आपको एग्जैक्ट ईयर किसी चीज का याद ना हो ना, तो उस ईयर का डेकेड आप लिख सकते हो, इसमें भी नंबर आपको मिल जाते हैं। एक हैक बता रहा हूं आपको हिस्ट्री के अंदर। अगर मान लीजिए आपको कभी किसी साल का एग्जैक्ट साल आपको याद ना हो, एग्जैक्ट याद ना हो, और आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव में मत करके चले आना, ऑब्जेक्टिव में तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, वहां तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, आपको एग्जैक्ट साल मान लीजिए नहीं आता था, तो आप क्या कर सकते हैं, उस साल का जो डेकेड का स्टार्टिंग है उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द 1980s मतलब वो पूरे 10 साल आ गए उधर, तो 80s के आगे 80 का गैस लगा कर ये चिपका के आ सकते हो, तो गलत नहीं होता फिलहाल वो, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा निंजा टेक्निक आपको बताया है मैंने, तो इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हो। आइए फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या था कि नंबर 1 पहला पॉइंट क्या बच्चे की सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वेरी पावरफुल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल थी, एकदम ताबड़तोड़ पावरफुल थी, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थी, शक्तिमान बन के घूम रही थी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, अब जो हमारी स्टेट की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्टेड, है ना, स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, वहां के जो रीजनल सरकारें थे, दे एग्जिस्टेड, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड बट हैड नो पावर, गवर्नमेंट एग्जिस्टेड बट हैड नो पावर, इनके पास कोई पावर नहीं थी यार, एग्जिस्टेड बट हैड नो पावर, ठीक है भैया, इनके पास कौनो शक्ति वक्ति था नहीं, ठीक है, हर एक चीज के लिए देवर रिस्पॉन्सिबल, देवर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, देवर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो हर बात के लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता था। अगर मान लीजिए सरकारी गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय ने थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा कर लिया, ज्यादा मैगी की खा के आ गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही उससे, भाई तुमको 50 रुपया दिए थे कहाँ उड़ा के आ गए? कहते मालिक मैगी खा ली थी बटर वाली 40 रुपए की, अगर बाकी 10 रुपए चुल्लड़ वाली चाय पी ली थी। कहते अच्छा बेटा 50 रुपए खर्च किए, आओ बताते तुम, आओ, ठीक। अब देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, इसके पास घंटा कोई पावर है नहीं, ठीक। एज ए रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे इनका एग्जिस्ट करना ना एग्जिस्ट करना सब एक बराबर है। अब क्या है कि बेल्जियम में इतना डच और फ्रेंच भाई लोग के बीच में इतना लफड़ा चल रहा था, उन लोग का मारपिटाई चलने वाला था, ठीक है, तो मारपिटाई को रोकने का सिंपल सा तरीका है पावर को शेयर कर देना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि 1990s के बाद आप देखोगे कि संविधान में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, और जो काफी अच्छे थे, है ना। अभी क्या हुआ
कि पावर वॉज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर वॉज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। पावर को किससे ले लिया गया? पावर को ले लिया भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से और दे दिया गया किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। पावर वॉज टेकन फ्रॉम, या आप इसको सम पावर ले लो, है ना, एग्जैक्ट पावर मत लिखो, सारा पावर तो नहीं लिया गया था ना क्योंकि, तो आप इसको ऐसे लिख लो सम पावर, ठीक, डन, चलेगा। चलो, या पूरा ही रब करके लिख लेते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। चलो तो उसको पूरा ही रब कर लेते हैं, पूरा रब करके दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक, एकदम मस्त रापचिक लिखेंगे। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड्स पे, हाँ बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना है, इंस्टाग्राम की चैट पे ध्यान नहीं देना है। बालक इंस्टाग्राम चैट कर रहा है, ऊपर लेक्चर देख रहा है, मुझे दिख रहा है, बता रहा हूं तो। चलो आगे, तो सम पावर वाज टेकन, पावर वाज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, from central government and given to state governments and given to state governments of two regions, of two regions। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, गवर्नमेंट्स वर नाउ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल। डन, चलिए। तो हमने क्या सीखा कि यार बेल्जियम के अंदर काफी बदलाव आ रहे हैं, यानी 1990 से पहले इनकी जो जनता थी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, ठीक है। वो ऐड देखा है तुमने, इससे पहले मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशान था, फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि 1990 में कुछ बदलाव कर लिया जाए, है ना। वो तुमने देखा ना खली वाला ऐड, मौसी ने बताया बोझा सीमेंट लगवा लो, अब ये दीवार टूटते ही नहीं है, तो ये वाला खली वाला ऐड तुमको याद है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हिसाब किताब बिल्कुल ऐसा है कि 1990 से पहले बेल्जियम के लोग दुखी हैं भाई लोग, है ना। क्यों दुखी हैं? बिकॉज वहां की रीजनल सरकारों के पास कोई पावर ही नहीं है, हर एक चीज बताओ इनको आंसर देना पड़ रहा है, हर एक डिसीजन के लिए किसको? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब दिक्कत क्या है कि 1990 के बाद वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए, ठीक है, अच्छा है ना। तो अभी क्या है कि अभी बहुत सिंपल सी बात है यार, पावर को थोड़ा सा ले लिया गया, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को रखा, ये लो बच्चा लोग, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पावर रखो, ठीक है। अब क्या, स्टेट गवर्नमेंट को पहले हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता था, किसको? सेंट्रल को। अभी बोला गया भाई लोग ऐसा है, अभी हिसाब देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोग अपना इंडिपेंडेंट हो अपने इलाके का, रीजन का डिसीजन लेने के लिए। फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की हमने बात की, वो और बना दी गई। तो आपने क्या देखा कि बेल्जियम ने यहाँ पे एक ट्रांजिशन मारा। बेल्जियम क्या हुआ? बेल्जियम यहाँ पे बदल गया। कैसे बदल गया? बेल्जियम मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम क्या हुआ बच्चे? यहाँ पे Belgium shifted from unitary to federal form of government। डन, ठीक है, चले। तो बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने एक तगड़ा शिफ्ट किया, कहां से कहां तक? बेल्जियम शिफ्टेड हुआ कहां से कहां तक बच्चों? तो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब क्या है बच्चों की, हमारा एक बड़ा प्यारा पड़ोसी देश है जिसमें हमारे अपने बजरंग बली जो थे गए थे और वहां पे जाकर के आग लगा के आ गए थे। तो आपको याद होगा वहां के राजा रावण और हमारी बड़ी खूबसूरत कथा जिसको हम रामायण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे रामायण तो हमने सबने किसी ना किसी फॉर्म में सुनी है, पढ़ी है या देखी है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। देखिए श्रीलंका के अंदर आपको पता है कि श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ तब एक डेमोक्रेटिक सरकार तो बनी, लेकिन वहां पे जो सिंगाला भाई लोग थे, सिंगाला लोगों ने क्या किया? तमिल्स पे अपना दबदबा बना लिया, तमिल्स के सारे अधिकार छीन लिया और सब कुछ जगह क्या हो गया? सिंगाला सिंगाला, श्रीलंका उलाला, है ना, तो वाला कहानी हो गया। तो अगर आप देखोगे सब जगह श्रीलंका में सिंगाला का ही उलाला चल रहा है, ठीक है। बेचारा जो तमिल वाले लोग हैं उनको कोई अधिकार दिया नहीं जा रहा।
अब अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का जो है एक बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रेजेंट करती है किसका, ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। श्रीलंका के अंदर क्या है बच्चों कि यूनिटरी फॉर्म है, यानी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे क्या है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डोमिनेटेड है किसके द्वारा, सिंगालीज लीडर्स द्वारा। डोमिनेटेड बाय सिंगालीज लीडर्स। डन। चलिए, तो अगर हम श्रीलंका की बात करें बालक, श्रीलंका के दोस्तों बात करें तो श्रीलंका क्या है बच्चे, श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसको डोमिनेट कौन कर रहा है, जिसको डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे सिंघाली लीडर्स। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। डन। तो अब सवाल उठता है कि मालिक ये बताइए कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो देखिए, फेडरल शब्द का मतलब होता है जब आप पावर को डिवाइड करते हैं, पावर का विभाजन। कौन सी पावर, पॉलिटिकल पावर का विभाजन। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी ऐसी सरकार जिसके दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, वो कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। यानी एक फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मतलब वहां पे एक सरकार होगी जो आपका देश चलाएगी, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और एक सरकार होगी जो आपके स्टेट लेवल पे होगी, यानी प्रोविंशियल लेवल पे होगी, जिसका काम होगा कि राज्य को, आपके स्टेट को सही तरीके से मैनेज करना। वो कहलाती है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे बात करेंगे सारे बालक, पानी को रख देते हैं पीते पीते थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो तो लेट्स मूव फर्दर। चलो आगे बात करते हैं फटाफट से। चलो तो देखिए, फेडरलिज्म क्या कहता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि फेडरलिज्म क्या कहता है। फेडरलिज्म क्या है बच्चों, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई, सिस्टम है। क्या है भैया, सिस्टम। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वेयर पावर इज डिवाइडेड it is a system of government where power is divided between a central authority and its constituent units. ठीक है, डन। डन है। चलिए, तो इन दिस सिस्टम there are usually two or more levels of government. डन। चले, तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे नंबर वन क्या है बच्चों, इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसके कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जो उससे कम लेवल पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप देखेंगे जनरली यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा अगर आप देखो बच्चों, तो अगर हम भारत की बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारे पास कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में हमारे पास तीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, चले, तो जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब आप फेडरलिज्म, अरे कहां गया प्रेजेंटर, चलो, जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म में हमेशा आप देखोगे कि दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही होने वाले हैं। पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसको आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम क्या है कि जितने भी इश्यूज पूरे देश के रिस्पेक्ट में, यानी पूरे देश के रिलेशन में है, जो एंटायर कंट्री के रिस्पेक्ट में है, उन सारी चीजों को मैनेज करना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का डिफेंस, भारत का फॉरेन अफेयर्स, भारत के बैंकिंग सिस्टम, भारत का इकोनॉमी, ये सारा कुछ मैनेज करने का जिम्मेदारी किसका है, हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वैसे अगर आप देखोगे तो आपके स्टेट लेवल पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैनेज करने के लिए एक आपको ऐसी सरकार चाहिए जो स्टेट लेवल पे सब कुछ ठीक तरीके से चला सके। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे भारत में अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अपने
जानते ही हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, है ना, तो बड़े तेज तर्रार चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो ये उनका काम क्या है कि उत्तर प्रदेश को सही तरीके से मैनेज करना, बढ़िया तरीके से मैनेज करना, ठीक है। अब उत्तराखंड जाएंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर कोई और हैं, महाराष्ट्र के कोई और हैं, गुजरात के कोई और हैं, बंगाल की ममता दीदी हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे कहीं ना कहीं बच्चों हर एक स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, अपना एक मुख्यमंत्री है, राइट, जिसका जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट लेवल पे चीजों को मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेज इश्यूज रिलेटेड टू द स्टेट या फिर प्रोविंस। अब इसी सिलसिले में अगर आप देखोगे बच्चों तो एक अगर हम इंडिया की बात करें कि भारत में कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें कि भारत में कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो अपने को क्या पता चलता है यार, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बच्चे, पहले लेवल पे आती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो पहले लेवल पे हमारे पास कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर आप यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये कौन से लेवल पे बच्चे, ये नेशनल लेवल पे, मतलब हमारे देश के स्तर पे है। तो जितने भी आपके देश से रिलेटेड मैटर्स होंगे, है ना, जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स होंगे, उनको सॉल्व करने का काम किसका है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल मैटर्स जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं, अगेन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये मैनेज करती है आपके स्टेट लेवल पे, डन। और फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो चीजों को मैनेज करती है कौन से लेवल पे बच्चे, एट विलेज एंड टाउन लेवल। जो आपके विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे होती है ना, छोटे छोटे शहरों में होती है, कस्बों में होती है, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल पे चीजों को मैनेज करती है। और डेमोक्रेसी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को बहुत तरीके से मैनेज किया जाए, है ना। मतलब डेमोक्रेसी कहता है यार कि डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई हर एक लेवल पे, यानी छोटे से छोटे, चलो, तो डेमोक्रेसी का कहना बहुत सिंपल है यार कि डेमोक्रेसी तब इफेक्टिव होती है, लोकतंत्र तब इफेक्टिव होता है जब छोटे से छोटे लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए। एंड दैट इज द रीजन आप भारत में देखोगे हमारे पास लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल लेवल पे भी सरकार मौजूद है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। चलिए, अब आता है सवाल कि यार व्हाट आर द फीचर। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट्स दिया हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन, हम क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा कि, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कई बार क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ऐसे बोलेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए यूनिटरी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, ये आपको क्वेश्चन दे देगा 3 नंबर में और बोलेगा कि भैया आपसे डिफरेंशिएट करिए, ठीक है रन। तो जब कभी भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा बेटा, आपको एक प्रॉपर लाइन खींचना है और लाइन वा खींच करके ही आपको जो है आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, एकदम गुलाबी कलर लेते हैं या नीला नीला कलर लेते हैं। देखिए नंबर 1, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फेडरल, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, उसमें या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर अगर आप देखोगे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो भी आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। हमने जैसे बेल्जियम के केस में देखा था कि 1990 से पहले का जो टाइम था उसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन वो हर एक डिसीजन के लिए आंसरेबल थी टू द सेंट्रल, है ना, या कह सकते हो उसकी पावर 0 थी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी आसानी से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर उन्हें मानना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सुप्रीम है, बहुत पावरफुल है ना, और ये जैसे चाहे वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को बढ़ा सकती है या फिर उसको घटा सकती है। तो ये सारा के सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉलो कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल वहां पे कुछ भी नहीं है, है ना, उससे ताकतवर वहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी,
कभी कभी तो लगता है कि अपुनीची भगवान है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिंपल है। तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है यार, इसके साथ सिंपल क्या है भाई, ये कभी कभी लगता है कि अपुनीची भगवान है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल कोई नहीं है। बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, 2 या ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है जिसके लिए वो सेंट्रल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डन। तो ये मेजर मुद्दा है किसका, हमारा यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट का। आइए आगे बात करते हैं ना। चलिए, अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन कई बार आता है, देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख देता हूं, बोर्ड्स पीवाईक्यू है अगेन। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और ये लॉन्ग में आता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है वेरी शॉर्ट में भी देते हैं, लेकिन मोस्टली लॉन्ग में आता है। डन। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा यहां पे कि फेडरलिज्म के कोई भी 5 फीचर्स को यहां पे डिस्कस करिए, ठीक है। डन। चलिए आइए डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स को। नंबर 1, पहला फीचर है कि आपके 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। डन। बहुत ही आसान है लिखना कि मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये सेम सिटीजंस को ही गवर्न करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूं, अभी करेंटली मैं बात करूं तो मैं 2 रीजन्स का प्राणी हूं। यानी कहने का मतलब आई लिव इन दिल्ली एनसीआर, मैं दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में भी रहता हूं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो ऑन पेपर्स शायद मेरा जो इलाका है वो यूपी के वेस्टर्न पार्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ चीजें, तो आधी चीजें यहाँ दिल्ली की चलती हैं, आधी चीजें यहाँ यूपी वेस्ट वाली चलती हैं। तो अगर आप देखोगे, लेकिन फिर भी जो मैं सिटीजन कहलाऊंगा, मेरी जो नागरिकता कहलाएगी वो भारतीय कहलाएगी, इंडियन कहलाएगी। यानी आई विल नॉट बी कॉल्ड अ सिटीजन ऑफ यूपी या सिटीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर। सिटीजन शब्द नहीं यूज होगा। मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन नहीं हूं, मैं रेजिडेंट हूं वहां का, ठीक है। मैं दिल्ली एनसीआर का सिटीजन नहीं हूं, नागरिक नहीं हूं, मैं रेजिडेंट हूं वहां का, मैं रहता हूं वहां पर, रिसाइड करता हूं। मैं नागरिक कहां का हूं, मैं नागरिक भारत का हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखोगे कि जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है वो सेम ही सेट ऑफ सिटीजन्स को गवर्न करती हैं। डजंट मैटर कोई इंसान कहां रहता है, भारत के किस इलाके में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी भारतीयता की बात की जाए, सिटीजनशिप की बात की जाए तो वो कॉमन है ना। तो चाहे किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, सब लोग जो है एक ही तरीके से सिटीजन्स को ही गवर्न करती है, उन्हीं के ऊपर रूल करती है। चलिए, अच्छा मजे की बात क्या है कि हर एक सिटीजन, हर एक लेवल का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर ज्यूरिसडिक्शन शब्द का मतलब क्या है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कई बार, अभी एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, गुड टू गो। देख रहे हो गर्म पानी का सर आवाज खुलती जा रही है। देखिए अभी क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भारत के एक स्टेट में एक बड़े फेमस सिंगर थे, उनको मतलब मार दिया गया था बाय सम पीपल। तो अभी क्या है कि वहां के काफी सारे लोग जो है काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा यार सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, सरकार पकड़ नहीं रही है ना, जिन्होंने मारा है ऐसे ऐसे करके। अब हुआ क्या कि कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यार जो उत्तर प्रदेश वाले चीफ मिनिस्टर है योगी बाबा, उनको होना चाहिए हमारे यहाँ, वो होते तो क्विक डिसीजन मिल जाता, क्विक जस्टिस मिल जाता। अब योगी जी अगर आप देखोगे तो बड़े फेमस है, बड़े तेज तर आ रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम को लेकर, कि हम क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो क्राइम करेगा उसका हाल क्या करेंगे, मतलब ये सब काफी चल रहा है ना। बट सवाल ये उठता है कि नो डाउट हम कई बार ऐसे इंपल्सिव हो जाते हैं, हमको लगता है यार कि नहीं यार वो इंसान ऐसा होता हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, ठीक है डन। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी जी के पास ये पावर है कि वो मतलब दूसरे स्टेट के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूं जाकर के वहां कोई कानून बना दें। तो इसका आंसर है नहीं। रीजन है कि जो माननीय योगी जी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब वो इलाका जिसके दायरे में, मतलब वो दायरा जिसके अंदर आप कानून बना सकते हो, लॉज बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो, वो उत्तर प्रदेश है। यानी ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, है ना बच्चों। तो डेफिनेट सी बात है यार, तो जो उत्तर प्रदेश है वो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब वो एरिया है जहां पे वो कानून बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, है ना, और इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि राज्य कैसे चलेगा, ये उनका ज्यूरिसडिक्शन है। तो यानी उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूपी के लिए कानून बनाएगी, वो महाराष्ट्र के लिए नहीं बना सकती, वो गोवा के लिए नहीं बना सकती, वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं बना सकती, गुजरात के लिए नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वहां की अपनी खुद की सरकार है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपका एक कानूनी दायरा, आप लीगल दायरा जिसके अंदर रह करके आप कोई भी लॉस, कोई भी पॉलिसीज को आप बना सकते हो। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ये दायरा है, अपना ये ज्यूरिसडिक्शन है ना। उसको क्लियरली बता दिया गया संविधान में कि भैया आप इतने इलाके के लिए आप लॉ बना सकते हो। अब जैसे एक गांव की जो पंचायत है ना,
मान लीजिए कि कोई गांव है बनारस के अंदर, और वहां की जो विलेज पंचायत है, तो वहां की विलेज पंचायत डेफिनेट सी बात है केरल के गांव के लिए कानून नहीं बना सकती, बिकॉज उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो वहां की जो विलेज पंचायत है वो बनारस के लोगों के लिए काम करेगी, वो केरल के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, राइट। केरल की अपनी विलेज पंचायत होगी, अपनी गांव की पंचायत होगी। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक प्रॉपर दायरा डिसाइड कर दिया गया है कि जिसके अंदर आप अपने कानून वगैरह को बना सकते हो, जिसके अंदर आपका लीगल अथॉरिटी है, जिसको आप ज्यूरिसडिक्शन कहते हो, ठीक है। सॉर्टेड भाई लोग, चलिए। तो हर एक टेयर का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कानून बनाने के रिस्पेक्ट में, टैक्स लगाने के रिस्पेक्ट में, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, इस सारी चीजों के रिस्पेक्ट में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अच्छा चलो, मैं भूल गया था, आज तो मैंने एकदम पीडीएफ में एनिमेशन लगाया हुआ है भाई, खतरनाक। देख रहे हो तुम, देख रहे हो एकदम एडवांस होता जा रहा है भाई सब कुछ। चलिए, तो पहले तो हमने 3 फीचर्स डिस्कस किए। अब जो एग्जिस्टेंस, अच्छा अब सवाल उठता है कि यार कि सर ये बताओ कि जो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, ठीक है, या उसका एग्जिस्टेंस है कि यार ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, ये बात हमें कैसे पता चलती है? तो आपको पता होगा यार, हमारे देश में, हमारे देश को एकदम अच्छे से चलाने के लिए हमने एक संविधान बनाया हुआ है। संविधान मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भारत में कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें लिखा है कि इस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर कितनी है, उनका जुरिस्डिक्शन कितना है। तो अगर आप देखोगे कि इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस, इनका होना और इनकी अथॉरिटी, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। कहने का मतलब है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है और कितनी अथॉरिटी होगी, इस बात को संविधान में क्लियरली लिखा गया, लिख दिया गया, बता दिया गया, ठीक है। अब देखो, हमारा कंट्री, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, हमारा संविधान डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे देश में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट बहुत नॉर्मल है ना। और ये जो बेसिक आप कह सकते हैं ना, बेसिक तरीका है पावर को शेयर करने का, इसमें कोई भी इंसान इतने आसान से बदलाव कर नहीं सकता। अगर मान लीजिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ही बदलाव करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कभी भी कोई ऐसा कानून है जिसमें पावर शेयरिंग बीच में आ रही है, जिसमें किसी 2 लोगों के बीच में पावर शेयर की जा रही है, तो ऐसे कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती। इसके लिए आपको हमेशा डिस्कशन करना पड़ेगा, सलाह मशवरा करना पड़ेगा, और आपसी सहमति से, आपस के कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है कि कोई बदलाव किया जा सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फंडामेंटल प्रोविजन को नहीं चेंज कर सकते आप बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे चेंजेस को अप्रूवल से ही होता है दोनों लेवल से, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्टेट के रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है स्टेट की बाउंड्रीज में कोई चेंजेस करने हैं, स्टेट को नया स्टेट बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से नहीं ले सकती डिसीजन, ठीक है। तो सिंस राज्य बीच में आ रहे हैं, तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये प्रपोजल रखना भी है तो पहले पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अलावा भी जो आपके स्टेट्स हैं, उनके जो असेंबलीज हैं, जब वहां से भी चीजें पास होंगी, है ना, एटलीस्ट 14-15 स्टेट से, तब जाकर के आप कह सकते हो कि कोई कानून, कोई पावर शेयरिंग कंसेप्ट में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। डन। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है फेडरलिज्म का। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोर्ट्स के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। मैं बताता जाऊंगा किससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किसके क्वेश्चन आता है कि हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट शब्द का मतलब होता है समझना, ध्यान दीजिएगा। इंटरप्रेट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को समझना, ठीक है। मान लीजिए कि यू इंटरप्रेटेड द चैप्टर। इंटरप्रेट द चैप्टर मतलब आपने बढ़िया से चैप्टर समझ भी लिया, ठीक है। इंटरप्रेट करना, एक तरीके से किसी चीज को समझना। तो संविधान को समझ करके चीजों को एक्ट आउट करने का पावर किसके पास है? अभी हमारी अदालतों के पास, हमारी कोर्ट्स के पास है, ठीक है। अब समझते इसका मतलब क्या है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डन। अब देखिए बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कि आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये बड़े चालाक लोग थे, है ना, बड़े चालाक लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि राज्य सरकारों के बीच में पावर को डिवाइड करने के बीच में लड़ाई हो जाए, एक राज्य सरकार कहे हमें ज्यादा चाहिए, दूसरे वाले कहे हमें ज्यादा चाहिए, तो इन लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए कोई आदमी तो होना चाहिए, और इनको डांट लगाने के लिए भी कोई इंसान होना चाहिए, जो, या कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो इनको डांट लगाए और बोले कि तुम संविधान से बाहर जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक चीज है, ठीक है। डेफिनेट सी बात है। तो चुपचाप से जितनी पावर संविधान में दी गई है तुम्हारी, उसी के हिसाब से काम करो। ये मत करो कि दूसरे की पावर छीनने का ट्राई करो। अगर मान लो कि भारत में कोर्ट्स ही नहीं होते, भारत में जुडिशरी नहीं होती, तब क्या होता कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की पावर पे कैप्चर करने का ट्राई करता और उसको रोकने वाला कोई होता ही नहीं। तो स्टेट्स क्या करते हैं, हर एक स्टेट चाहता है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो अभी इन सब पे रोक लगाने के लिए हमारे पास देश में अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं और जुडिशरी है।
तो जुडिशरी क्या करती है बेटा, ये कोर्ट्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, प्रॉपर्ली समझते हैं, उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस इंश्योर करते हैं कि इसको फॉलो किया जा रहा है बाय द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, कहीं जबरदस्त ऐसा तो नहीं कर रही कि अपनी पावर को जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने का ट्राई कर रही हूं, या इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है पावर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये सारी चीजों पर निगरानी बनाने का काम कौन करता है, हमारे कोर्ट्स करते हैं, हमारी अदालतें करती हैं। ठीक है, डन। अब देखो, अब किसी भी राज्य, किसी भी देश को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसे, और ये पैसे कहां से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि हमारे संविधान में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं लिखा होता, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब कि आपका इनकम कहां से आएगा, पैसे कहां से आएगा, तो ये भी हो सकता था कि कुछ राज्य सरकारें अमीर बनने के चक्कर में कहीं गलत तरीके से फंडिंग लेती, किसी बड़े बिजनेसमैन से, किसी बड़े गुंडे से, है ना, क्योंकि उनको बहुत अमीर बनना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो वहां पे काम बड़ा खराब हो जाता है। तो इस वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कहां से पैसा आएगा, कहां से इनकम आएगा, इसका हर एक चीज लिखा हुआ है कहां पे, संविधान के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कितना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल अथॉरिटी कितना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना है ना। तो संविधान मेकर्स को ये बात बहुत क्लियरली पता थी कि यार लोगों को देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, गांव स्तर पे चीजें करने के लिए जरूरी है पैसा, बिना पैसे के नहीं हो सकता। और ये पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार के टैक्सेस आप लगा सकते हैं, कहां से पैसा आप वसूल सकते हैं, ये सारी की सारी बातों को यहां लिख दिया गया है, किसमें, संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए डन। नाउ यार ये पॉइंट रिपीट हो गया तो प्लीज इसको एक्सक्लूड कर देना, गलती से रिपीट हो गया यहाँ पे, इसको हटा देना। ठीक है, डन। चलिए, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अपने आप में 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में सवाल आता है कि फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, देखिए फेडरलिज्म के ना 2 ऑब्जेक्टिव्स है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, पहला ऑब्जेक्टिव है देश की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखना, यानी टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जब आप पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हो, जब पॉलिटिकल पावर को लोगों के साथ बांटते हो, तब आप देखोगे यार कि वो जब लोगों के पास पॉलिटिकल पावर होती है, जब उनके साथ बांटी जाती है, जब उनको अधिकार मिलते हैं, तो देश में यूनिटी बनी रहती है, देश में अखंडता बनी रहती है, देश टूटता नहीं है, देश में लड़ाई झगड़े के चांसेस कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। तो फेडरलिज्म का पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी देश के अंदर यूनिटी को, एकजुटता को प्रमोट करना, है ना, बनाए रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस हैं। अब आप देखोगे भारत के अंदर कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, भारत के अंदर कई सारे कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कई सारे समुदाय के लोग रहते हैं, लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, इवन भाषाएं भी बहुत अलग हैं यार। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक देश के अंदर एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है। अकोमोडेट का मतलब बच्चों एडजस्ट करना, ठीक है, देश के अंदर एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना, यही खूबसूरती है फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 कि आपके देश की यूनिटी को बना के रखना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि देश में जितनी भी वेराइटी है, जितनी भी डाइवर्सिटी है, उसको सबको पीसफुल तरीके से एडजस्ट करना, देश में अकोमोडेट करना। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ अब एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। चलिए, अब आपने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तो पढ़ लिया भाई, अब फीचर्स को टेस्ट कैसे किया जाए, टेस्ट करने के लिए आपके लिए एक सवाल, ताबड़तोड़ सवाल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के इसमें से की फीचर्स कौन से हैं। आपके पास पूरे 20 सेकंड का समय है, और इस 20 सेकंड के समय के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 20 सेकंड। चलिए, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, 4 ऑप्शन आपके पास, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी करो बच्चों, आंसर फटाफट से। कर लिया? कर लिया बेटा आंसर? डन। तो समय हो गया समाप्त आपका। ठीक है, डन। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है यार बालक, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी बातें यहाँ बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो इसी के साथ कहा गया मेरा हथियार, यानी मेरा प्रेजेंटर है ना, मेरा वेपन, मेरा यही वेपन है यार। चलिए आगे बात करते हैं, खतरनाक। अब सवाल उठता है कि सर टाइप्स ऑफ फेडरेशन, देखो फेडरल बनने के लिए आप कह सकते हैं कि कई सारी चीजें हैं, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल, तो फेडरेशन बनने में 2 मेजर तरीके हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो आपके छोटे स्टेट्स हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, है ना, अलग अलग रहेंगे, तो आप कह सकते हो पावरफुल नहीं यार, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं।
तो कभी क्या होता है कि ये जो छोटे स्टेट्स हैं ट्राई करते हैं कि हम सब लोग मिलजुल करके एक बड़ा ग्रुप बनाएं। एक बड़ा ग्रुप बनाने से क्या होगा, इनकी पावर बढ़ेगी, है ना। देखो अकेले अकेले अगर आप देखो खड़े हो तो अकेले अकेले तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप इंडिविजुअली तो बड़े आराम से हराए जा सकते हो, बट अगर आप एकजुट होकर लड़ाई करोगे, एकजुट होकर के एक साथ बन के रहोगे तो आपकी पावर सुपर्ब हो जाएगी। और ऐसे फेडरेशन को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे जो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, छोटे स्टेट्स हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को शेयर किया ताकि ये एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकें, है ना। इससे क्या हुआ कि इनका सिक्योरिटी बढ़ गया, इनका म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ गया और इनको ज्यादा फायदा भी हुआ, राइट बच्चों। तो ऐसे टाइप ऑफ फॉर्मेशन को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर कई सारी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, ठीक है, और ये कंट्रीज आपस में यूनाइट हुई, इनके जो लीडर्स आपस में यूनाइट हुए और इन्होंने मिलकर के बनाया एक बड़ा ग्रुप जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी यहां पे रहने वाले लोग पहली बात तो अपने स्टेट के भी निवासी हैं और साथ ही साथ ये यूएस के भी निवासी, यानी इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो यानी इनके पास उस जगह की भी सिटीजनशिप है जहां कोई बिलोंग करते हैं, प्लस इनके पास यूएस सिटीजन का भी टैग है। तो अगर आप देखोगे भारत में ऐसा नहीं, भारत में आप चाहे कहीं रहते हो लेकिन भारत में आप कहलाओगे भारतीय नागरिक ही, है ना। चलिए, और उसका रीजन ये है कि भारत क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। भारत का जो आर्टिकल नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत स्टेट्स का एक यूनियन है। तो आपके मन में सवाल उठता होगा, सर अगर भारत स्टेट्स का यूनियन है तो यहां पे फिर ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, क्या है ये, इस यूनियन का मतलब क्या है। देखो, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो नो डाउट वहां की सरकारों के पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन फिर भी अगर वहां की सरकारें चाहें कि हम टूट करके अलग हो जाएं, एक अलग देश बना लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, कहते हैं ना इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारतीय यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी स्टेट भारतीय यूनियन को छोड़ के अलग नहीं हो सकता। इंटरनल पावर है उसके पास, स्टेट्स के पास, अपनी सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की पावर एंड डिसीजंस लेने की, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर वो ये चाहें कि हम भारत को छोड़ के अलग हो जाएं, एक नया देश बना लें, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और इसको कहते हैं पकड़ के रखे रखना। भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो अपनी पावर को शेयर करती है ताकि देश को आसानी से चलाया जा सके, लेकिन वो सबको होल्ड करके रखी है। तो इस ऐसी फेडरेशन को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, है ना, जहां पे आपका स्टेट्स नो डाउट अपने डिसीजंस लेने के इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने यूनियन को छोड़ के नहीं भाग सकते, नहीं जा सकते, ठीक है। आइए, तो ये दो तरीके की यूट है, कमिंग टुगेदर या फिर आपका होल्डिंग टुगेदर। डन बच्चों। चलिए, अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग यहां पे, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। चलिए, डन। तो यहां पे क्या होता है, नंबर 1 हम दो चीजों की बात करेंगे, फटाफट से यहां पे एक लाइन बना लेते हैं जल्दी से, मस्त रापचिक से लाइन बनाएंगे बढ़िया सी, ठीक है, ताकि बच्चों को भी भाई मजा आए क्वेश्चन लिखने में। चलो, ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में सवाल आता है, सारे बालक लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कमिंग टुगेदर वर्सेस होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए, तो नंबर 1 बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। डन। क्या लिखोगे पॉइंट कि when independent states come together on their own to share power and form a bigger group, है ना, इट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। डन। एग्जाम्पल लिख लो आप, यहां पे यूएस का ले लीजिए एग्जाम्पल, यूएसए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, है ना। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या करते हैं बच्चे, दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू शेयर पावर, है ना, और ताकि एक बड़ा ग्रुप बना सके, तो इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। चलो, सारे बच्चे लिखेंगे यार, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से आगे बढ़िए फटाफट से बच्चों। डन। चलिए, अच्छा एक दो पॉइंट आप और इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो आपने लिख लिया, थर्ड आप लिख लीजिए यहां पे कि एग्जाम्पल से पहले आप लिख लीजिए, ये यहां पे आप कह सकते हैं कि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी,
दिस इंक्रीजेस देयर सिक्योरिटी एंड दे ऑल्सो रिटेन देयर आइडेंटिटी। यानी ऐसा नहीं होगा कि अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, उनकी आइडेंटिटी रहेगी, उनकी पहचान रहेगी, उनका नाम रहेगा, ठीक है, बट इनका सिक्योरिटी ऑल इन ऑल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट बच्चों। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहां पे यूएस का, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बड़ा बच्चा, हम लोग यहाँ पे किसकी बच्चे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। चल, होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि व्हेन अ लार्ज सेंट्रल अथॉरिटी decides to share its power, with its constituent units. ठीक है, यहां एक चीज याद रखनी बच्चे की, जो स्टेट्स हैं आर नॉट अलाउड टू लीव द यूनियन। एग्जाम्पल इंडिया ले सकते हैं आप, डन। चलिए, तो हमने क्या देखा यहां पे कि भाई होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जब लार्ज सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि जो पावर है वो शेयर करेगी अपने छोटे यूनिट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ, तब हम कह सकते हैं कि बेटा ये क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे केस में स्टेट्स अपने यूनियन को छोड़ के अलग नहीं हो सकते। आप एग्जांपल इंडिया का लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये दो ऐसे रूट्स हैं जिनके थ्रू क्या बना है हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फेडरेशन, या फिर आप कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट्स, राइट बच्चों। तो कहा जाता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। क्वासी फेडरल का मतलब होता है पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, नो डाउट, हम पावर को शेयर करते हैं, लेकिन हमारा संविधान कहीं भी हमको फेडरेशन करके नहीं बुलाता। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ध्यान रखिएगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी हम पावर को इस वजह से शेयर कर रहे हैं ताकि हम बड़ी आसान तरीके से चीजों को मैनेज कर पाए, गवर्न कर पाए, ठीक है। हम फेडरल गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं है, हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं, उस फिलॉसफी को हमने अपनी सरकारों में इन्फ्यूज किया ताकि लोग आसानी से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के भारत में रह सके, ठीक है। दैट इज, ये याद रखना। और कभी भी जब मैटर्स बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और देश को यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है, तब आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो भारत में आप ये देखिएगा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। वो भी आप देखोगे, आगे पता चलता जाएगा। दैट इज वाई इंडिया को फुली फेडरल नहीं कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो अगर सवाल क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, तो ध्यान रखिएगा क्यों क्वासी फेडरल कहते हैं हम लोग, ठीक है, डन। चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ओके, तो भाई हमारा डॉगेश भाई है, यहाँ से कुछ कहना चाहता है यार, बड़े दिन से कह रहा था ये आदमी बहुत, ये आदमी नालायक है। अच्छा, ये कुछ मैसेज देना चाह रहा है हमारे उन सब नटखट बच्चों के लिए जो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। तो ये कह रहा है भाई दोस्तों पढ़ लिया करो, मैं एग्जाम में लिख के आया था सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये बात पापा को पता चल गई, अब जो है मेरे पास सिर्फ सिंगल हड्डी बची है, तो यू कैन फील द पेन, राइट। तो आप समझ सकते हो आदमी भाई, हाँ, तो जो बालक ये कहते हैं ना सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तो भैया इसका फ्यूचर देखो कैसे बर्बाद हो चुका है, इसके पंपा ने पढ़ लिया। तो अगर तुम्हारे पंपा ने पढ़ ली बात, तो फिर मत कहना कि सर आपने पहले वार्निंग किया था, आपने बताया नहीं था। तो देखो मैंने बता दिया, इससे पहले पंपा तुम्हारी ऐसी मोटिवेशनल बातों को पढ़े, बेहतर है कि तुम पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलो मूव फॉरवर्ड ना। अब क्या हुआ, सवाल उठता है यार कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, कि भारत को ऐसी क्या चीज है जो फेडरल बनाती है ना, हम कैसे मान लें यार कि भारत फेडरल है। ऑब्वियस बात है तुम्हारे मन में ये सवाल उठता होगा, बाबू हम कैसे माने कि भैया ये भारत जो है हमारा फेडरल है। चलिए आइए बात करते हैं, क्या है कि भारत को फेडरल बनाने के लिए हमने कुछ काम किए। पहले बात है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। पहले हमने क्या किया बेटा, डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने क्या है, जो हमारे संविधान मेकर थे, बड़े एकदम खतरनाक लोग थे यार, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के थे। इन्होंने क्या किया, हर एक गवर्नमेंट की कितनी पावर होगी, हर एक लेवल की कितनी पावर होगी, इसको डिवाइड कर दिया लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह बना करके, और कौन लॉज बना सकता है क्लियरली बता दिया, डन। अब क्या हुआ कि इसके बाद अगर आप देखोगे तो पावर डिवीजन के अलावा आप देखोगे स्पेशल स्टेटस, हमने क्या दिया हुआ है कि कुछ
स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कुछ स्टेट्स को, स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स। डन। इसके अलावा अगर आप देखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, यानी ऐसे इलाके हैं जो ना तो स्टेट हैं बट ना तो शहर हैं और उनके बीच में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डन। चलिए, तो ये कुछ ऐसी मेजर चीजें जो आप कह सकते हो भारत को फेडरल देश घोषित करती हैं, फेडरल बनाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक इंडिया फेडरल, भारत को फेडरल बनाती हैं। आइए बात करते हैं और देखिए, तो डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू लिस्ट, स्पेशल पावर, स्पेशल स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलिए आइए नंबर 1 बात करते हैं हमारे यूनियन लिस्ट की। देखिए यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट का मतलब नाम में ही यूनियन लिखा हो, मैंने आपको बताया यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इसे समझ जाइएगा, नाम में क्या लिखा है, यूनियन लिखा है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ऐसे जितने भी मुद्दे हैं जो देश से रिलेटेड है, यानी फॉर एग्जाम्पल भारत का डिफेंस। अब देखिए डिफेंस की अगर मैं बात करूं, डिफेंस क्या होता है, भारत का रक्षा मंत्रालय, राइट। तो भारत को कैसे बचाना है, दुश्मनों से कैसे हमारी रक्षा करनी है, किस तरीके से भारत को किसी भी तरीके का जो खतरा है उसको टालना है, इसके लिए इंडिया को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, अगर मान लो डिफेंस को राज्यों के हाथ में दे दिया जाए तो डिफेंस की तो बैंड बच जाएगी। आप सोचो फॉर एग्जांपल हर एक राज्य को दे दिया गया कि भैया आप डिफेंस मैनेज करो। अब मान लीजिए कि इंडिया पे कोई शत्रु अटैक करने आता है, तो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, राज्य आपस में ही लड़ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है, तब तक तो शत्रु घुस जाएगा अपने यहाँ, तब तक तो दुश्मन घुस जाएगा, हम लोग क्या करेंगे भाई। तो बहुत जरूरी है कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसपे एक यूनिफॉर्म एक जैसा पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो डिसाइड किया गया कि ऐसे मैटर्स को हम डाल देते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, है ना, यानी ऐसे मैटर्स जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे यूनिफॉर्म कानून बनाना बहुत जरूरी है। एज ए रिजल्ट इन जितने भी ऐसे मैटर्स हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, इन पे कानून बनाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार, जो आपकी देश की नेशनल गवर्नमेंट है, यानी देश को चलाने वाली जो सरकार है वो बेटा वो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि इन मुद्दों पर यहाँ पे लॉस बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपके डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, राइट। अब सोच के देखो फॉर एग्जांपल अगर करेंसी का अधिकार हमारे स्टेट्स को दे दिया जाता तो स्टेट्स क्या करते, अपने स्टेट्स के अलग करेंसी चलाते। अब सोचो कितना मुश्किल, अगर मुझे दिल्ली से गाजियाबाद जाना हो तो दिल्ली में रुपया यूज किया जा रहा है, भारतीय रुपया, और गाजियाबाद में डॉलर चल रहे हैं, गाजियाबादी डॉलर। सोच के देखो, मेरठ में चल रहे हैं मेरठ पाउंड्स, है ना, मेरठ के अंदर मेरठ पाउंड्स चल रहे हैं। मैं उधर चला गया कहीं उत्तर प्रदेश में, तो वहां चले उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ स्टर्लिंग, उत्तर प्रदेश स्टर्लिंग या उत्तर प्रदेश फ्रैंक्स, ठीक है। मैं चला गया इधर कर्नाटका साइड, उधर चल रहे कर्नाटका दिरम्स। तो आप सोच के देखो यार कितना खतरनाक हो जाएगा ये तो हर जगह करेंसी बदल रही, हर जगह करेंसी चेंज हो रही, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, या किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक करेंसी वरेंसी पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जरूरी है। तो ऐसे मैटर्स को रखा जाता है यूनियन लिस्ट के अंदर, जिसपे कानून बनाती है हमारी केंद्र की सरकार। डन, सॉर्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं हमारे स्टेट लिस्ट। देखिए बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी स्टेट में दंगा हो जाता है, ठीक है। अब दंगे को कंट्रोल कौन करेगा, पुलिस करेगी, डेफिनेट सी बात है, पुलिस की जो फोर्सेस होती हैं वो करेंगी। अब मान लो अगर ये पुलिस को कंट्रोल करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता, तो जिस स्टेट में दंगा हो रहा है जब तक वो सेंट्रल से परमिशन मांगती या पुलिस मांगती तब तक तो दंगा हो जाता है कि नहीं, तब तक तो स्टेट को बहुत नुकसान हो जाता। तो ऐसी चीजों में यार बड़ा जरूरी है कि एकदम प्रोएक्टिव वाला रिस्पॉन्स आए, एकदम ऐसा रिस्पॉन्स आए कि खटाखट से कोई काम हुआ है तो फटाफट से उसका रिप्लाई आ जाए। डन। तो ऐसे मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है बेहतर है द स्टेट लेवल। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मुद्दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कंडीशन है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे स्टेट लेवल पे अगर कानून बनाया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इसमें जितने भी ऐसे प्रॉब्लम, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे इश्यूज हैं, इन पे कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, जिम्मेदारी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। डन बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका। तो दिस इज 1 पॉइंट। अब आगे बात करते हैं फटाफट से बच्चों। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर भी काफी डिफर करता है ना, हर एक स्टेट में अलग है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट में बहुत कम है। तो डेफिनेट सी बात है लोकल लेवल पे लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इरिगेशन पॉलिसीज, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में क्या पॉलिसीज आनी चाहिए जो लोगों को फायदा हो। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे इन चीजों को हमने स्टेट के अंदर रखा है। अच्छा, आगे बात करते हैं। मान लीजिए क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, ठीक है, देश के इंटरेस्ट के भी और स्टेट लेवल इंटरेस्ट के भी हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या किया है हमने, डाल दिया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, जंगल हो गया, है ना, ट्रेड यूनियंस हो गए, शादी हो गई, अडॉप्शन हो गया, है ना,
तो शादी मतलब मैरिज। आप देखोगे भारत में कई सारे मैरिज लॉज है ना, कि आप देखोगे भारत में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके शादी करने का तरीका भी अलग है, डेफिनेट सी बात है। अब कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा लॉ हो जो किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा हो, चाहे विमेन चाहे मैन के साथ, तो ऐसे केसेस में सरकारों का इंटरवीन करना इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन शादी, एजुकेशन, ये फॉरेस्ट, जंगल, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी इंपॉर्टेंस है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि ऐसे मुद्दों पे दोनों ही सरकारें यहाँ पे कानून बना सकती हैं, यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल भी बना सकती है। लेकिन अगर मान लो बेटा कि अगर झगड़ा लड़ाई हो जाए, है ना, अगर मान लीजिए कि स्टेट द्वारा जो कानून बनाया गया है और सेंट्रल ने जो कानून बनाया है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है ना, सेंट्रल अपनी बात कह रही है, स्टेट अपनी बात कह रही है, तो ऐसे केसेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप क्लियर एंड कट, यहां जो भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है सिर्फ उसी कानून को माना जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेट द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पे नल एंड वॉइड है, बेकार है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, सब्जेक्ट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस टू बोथ नेशनल और स्टेट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे इश्यूज जो सेंट्रल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो कानून सेंट्रल ने बनाया है उसी को यहां पे माना जाएगा, ठीक है, डन। चलिए, अब क्या होता है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है बेटा, बचा हुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है लेफ्ट आउट। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पे वो भारत में एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करिए, कंप्यूटर साइंस की बात करिए, तो कंप्यूटर्स वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब भारत के अंदर नहीं था। तो ऐसे समय पे जब भारत के अंदर कोई चीज है ही नहीं, तो उसके लिए कानून बनाना कितना डिफिकल्ट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको किसी भी लिस्ट में डाला नहीं, ठीक है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, ना स्टेट में डाला, यूनियन में डाला, बिकॉज ये बहुत बाद में आए। अब क्या हुआ कि ऐसी लिस्ट, ऐसी सब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, एक अलग सी लिस्ट बनाई संविधान में, इसका नाम रखा रेसिडोरी लिस्ट। रेसिडू का मतलब होता है कोई भी चीज जो बच गई, बची हुई, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने, इसको कहा रेसिडोरी सब्जेक्ट, और इसके लिए जो लिस्ट बनाई गई वो कह रही रेसिडोरी लिस्ट। तो ऐसी लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अभी आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि क्वासी फेडरल कैसे है। आपने क्या देखा अभी तक कि जो इतने भी कानून बनाने का अधिकार है ज्यादातर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूनियन लिस्ट उसके पास है, कॉन्करेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सेंट्रल ने बनाया वो माना जाएगा। रेसिडोरी लिस्ट की बात करें तो इसमें भी जितने सब्जेक्ट्स है उसको कौन पावर है किसके पास, सेंट्रल के पास। कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल बना सकती है। तो इस बात को क्लियरली बताया जा रहा है यहाँ पे कि भैया देखो कुछ भी हो, भारत में पावर डिवाइड की गई है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पावरफुल की बात की जाए तो अभी भी जो ज्यादा पावर है वो किसके पास है, थोड़ी सेंट्रल के पास। स्टेट सरकारें इंडिपेंडेंट हैं यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए उन्हें सेंट्रल को जवाब नहीं देना पड़ेगा। बट अगर ओवरऑल पावर की बात की जाए तो ओवरऑल पावर अभी भी आप देख सकते हो कि सेंट्रल के पास थोड़ी ज्यादा है। आगे बात करते हैं, चलो नाउ अब सवाल उठता है कि सर स्पेशल पावर या स्पेशल स्टेट्स, ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स। खासकर अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल नंबर 371 आता है, 371 आता है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर आर्टिकल नंबर 370 की बात कर रहे हो, नहीं यार मैं आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 371 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 370 की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर को। तो कश्मीर का मुद्दा ना बड़ा पेचीदा है। कश्मीर के साथ दिक्कत क्या थी कि जब भारत आजाद हुआ, कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, वहां पे एक राजा थे, हिंदू राजा थे, राजा हरि सिंह, वो रूल क्या करते थे। वहां की जनता की अगर आप बात करोगे तो वहां पे जनता में हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी, यानी कश्मीरी पंडित भी हैं और मुसलमान भी हैं। अब पाकिस्तान इस बात को लेकर के अड़ गया कि भैया हमको इसको अपने साथ मिलाना है बिकॉज यहाँ मुस्लिम्स हैं। भाई अगर मुस्लिम्स है तो वहां जनता हिंदू भी तो है, ये भी तो बात है। अब हरि सिंह ऐसा इंसान है, हरि सिंह के मन में चल रहा है कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, हमको किसी के साथ नहीं जाना, ठीक है। अब क्या होता है, पाकिस्तान आर्मी लेके पहुंच जाता है। अब जब आर्मी लेके पहुंच जाता है, हरि सिंह को लगता है ये तो आफत आ गई, तो ये भागते हैं सीधा इंडिया के पास कि काम करो भारत, हमारी मदद करो। अब हमारे जो लीडर से कहते हैं भैया मदद तो कर देंगे, लेकिन जब हमारा ये वॉर खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के साथ तो आपको ज्वाइन इंडिया करना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन उनकी भी कुछ शर्तें थी। अगर आप देखोगे जो आर्टिकल 370 था उसके आर्टिकल 370 के अंदर कई सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जो बेटा हरि सिंह के जमाने में जो रूल्स चला करते थे उससे इंस्पायर्ड है, या आप कह सकते हो वही क्लॉजेस आपको उसके अंदर दिखते हैं, ठीक है। जैसे जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते, उसका अपना खुद का संविधान था, तो ये सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे राजा हरि सिंह की भी कुछ शर्तें थी, ये मतलब कई बार लोग एक्सप्लोर नहीं करते, डन। हालांकि आप देखोगे 47 से 49 तक लड़ाई चलती है, बीच में यूएन कूद जाता है 2 साल में, 2 साल बाद। और तब तक जो आप देखोगे पाकिस्तान ने कश्मीर का कई सारा इलाका जो है इलीगल कब्जे में ले लिया था। इसको आप पीओके कहते हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यूएन कहता है कि चलिए काम करते हैं कि रेफरेंडम करवा लेते हैं, डायरेक्ट वोट करवा लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं आपको किसको ज्वाइन करना है। भाई भारत कहता है हम पागल थोड़ी हैं,
तुम डायरेक्ट वोट करवा रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान को बोलो ना पीओके रिलीज करने के लिए, तो तुम पीओके रिलीज नहीं कर रहे हो और चारों रेफरेंडम करवा लिया जाए तो गलत है यार। पाकिस्तान कह रहा है नहीं हम पीओके नहीं रिलीज करेंगे, तो भारत कहता हम रेफरेंडम क्यों करेंगे। तो वहीं से पाकिस्तान और ये कश्मीर वाला जो मुद्दा है काफी ज्यादा चलता चला रहा है। और पाकिस्तान जो है रेगुलरली, आप पता है यार, टेररिस्ट अटैक्स करता है वो पीओके वाले एरिया को यूज करके कई बार, ठीक है, उसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद। वो एक पाकिस्तान कहते हैं ना यार, कई बार देश ही ऐसा हो चुका है कि भाई उसको अपने घर में क्या चल रहा है कोई लेन देन नहीं है, उसको इस बात से इंटरेस्ट नहीं है कि घर के लोग परेशान है, अपनी देशवासी उसके परेशान है, उससे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। उनको सिंपल सा लॉजिक है यार, भारत को कैसे परेशान करे, बस जिंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। हालांकि हम देते हैं ना, हमारी इंडियन आर्मी है ना खड़ी हुई है भाई, देती मुंह तोड़ जवाब, एकदम खतरनाक डायरेक्ट डिलीवरी ऊपर, ठीक। फिर अगर आप बात करोगे तो हम लोग फिलहाल आगे आते हैं, थोड़ा स्पेशल स्टेटस की बात करें। हालांकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, आप देख सकते हैं इस चीज को, है ना। और अभी जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर का वो भी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। और उसके बाद लद्दाख यूटी बना दिया गया। तो बच्चों 370 के अलावा एक और आर्टिकल ऐसा आता है, इसको आप कहते हैं 371, 371। तो आर्टिकल नंबर जो 371 है, 371 है, उसमें करीब 12-13 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। कुछ गुजरात के आसपास के स्टेट्स हैं, कुछ आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं ना, इनका एक तो ज्योग्राफी, और दूसरी बात बच्चे अगर आप देखोगे इनके जो लोग हैं, इनका जो कल्चर वो काफी अलग सा है, काफी डिफरेंट है। और डेफिनेट सी बात है बच्चे, अगर आप इनके कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जब इनको बुलाया जा रहा था भारत के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा था, तब एक डिमांड ये भी था कि भाई हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने का हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि कोई आउटसाइडर बाहर वाला आकर के हमारे यहाँ कब्जे जमाने ना स्टार्ट करे। अब सोचो, अगर लेट्स टॉक अबाउट अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है ना, पहाड़ी इलाका है, काफी ग्रीनरी है, लोग बहुत सिंपल जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईफाई वाला नहीं है। अगर यहाँ पे बाहर से इलीगली लोग आकर के कब्जा जमाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से बड़े बड़े बिल्डर्स आ जाएं, है ना, बड़े बड़े होटल चेन्स आ जाएं, तो ये लोग क्या करेंगे, एक तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जरूरत से ज्यादा पेड़ काटना स्टार्ट करेंगे, उससे एनवायरमेंट हार्म होगा, है ना। साथ ही साथ जो वहां के लोकल लोग हैं यार, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, तो लोकल लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे अपने घर से। तो डेफिनेट सी बात है, हमारी सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात को समझा और आर्टिकल 371 को यहाँ पे लेके आया गया, ताकि ऐसे स्टेट्स का जो आप कह सकते हैं कि जो लैंड राइट्स हैं इनके, है ना, लोकल पीपल के, जो कल्चर है इनका, जो कह सकते हैं बच्चे जो ट्रेडिशन है, इसको बचाया जा सके, राइट। दैट इज द रीजन कि आपका आर्टिकल 371 यहां पे लेके आया गया था, ठीक है, डन। चलिए, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, ऐसे 12-13 बता रहा हूं ना आपको स्टेट्स यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, अगर आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट, जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बेटा ये जितने भी स्टेट्स हैं जो आर्टिकल 371 के अंदर आ रहे हैं, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न वाले, अगर आपको यहां घूमने जाना है तो आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जिसको आप कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो आपको कुछ समय के लिए इन स्टेट्स में घूमने की इजाजत देता है। इसमें आपकी एंट्री होती है कि आप कितने कितने बजे यहाँ पे एंटर किए हो, कब एंटर किए हो, और कब आप यहाँ से जा रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब यही है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि इलीगली रूप से आकर के इन स्टेट्स में बस जाए और यहाँ पे इलीगल कब्जे करने स्टार्ट करते। सो दैट इज द होल सिनेरियो। तो इनर लाइन परमिट बनवा लेना जब कभी भी इन स्टेट्स के अंदर जाना है घूमने से पहले, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपको इन स्टेट्स के अंदर घूमना है तो आपको इनर लाइन परमिट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, डन। चलिए आगे बात की जाए। अब इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं स्टेट्स के, बेटा वो यहाँ पे ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, और ना ही यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपना बिजनेस वगैरह, जमीन वगैरह अगर आप परमानेंट लेना चाहो इन स्टेट्स के अंदर तो आप नहीं ले सकते, बिकॉज आपके पास अधिकार नहीं है अनटिल अनलेस यहाँ पे आप यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हो। अभी अगर आप यहाँ के परमानेंट निवासी हो तो ही आप स्टेट्स वगैरह यहाँ पे खरीद सकते हो जमीन वगैरह। अगर आप नहीं हो तो आप यहाँ स्टेट्स के अंदर जमीन वगैरह नहीं खरीद पाओगे, अपना घर नहीं बना पाओगे, बिजनेस वगैरह परमानेंटली नहीं चला पाओगे जमीन खरीद के, ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है यार हमारा खेल यूनियन टेरिटरीज का। देखिए क्या है बच्चे, भारतीय यूनियन का कुछ ऐसे इलाके हैं जो बड़ी कम पावर एंजॉय करते हैं। अब समस्या क्या है कि हमारे जब भारत को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था तो कई सारी चीजें तो क्रिएट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, ठीक है, सब कुछ सही। अब कुछ इलाके ऐसे रह गए यार कि जिनका जो साइज है वो इतना छोटा भी नहीं कि उसको एक शहर डिक्लेयर कर दिया जाए या किसी और स्टेट के साथ ऐड कर दिया जाए, और इतना बड़ा भी नहीं कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे केसेस में हमारी सरकार ने एक बात कदम उठाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कदम उठाया और कहा गया कि ऐसे स्टेट्स को, ऐसे इलाकों को हम कहेंगे यूनियन टेरिटरीज। क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? यूनियन टेरिटरीज। और इनको रूल करने का पावर किसके हाथ में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है बच्चों। तो दी एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड बट विट कैन नॉट बी मर्ज विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जिनको पुराने स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता और इतने छोटे हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते, ठीक है। तो ऐसे इलाकों को हम कहते हैं बेटा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर कैपिटल सिटी हो गया हमारा दिल्ली का, ये सारी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। देखो अभी क्या है
कि इन टेरिटरीज के पास स्टेट जितनी पावर नहीं होती, इनको मैनेज करने का जो पूरा अधिकार है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके से मैनेज करती है इसको। नंबर वन, या तो इन इलाकों में एक एलजी अपॉइंट किया जाएगा, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर इन इलाकों में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? यूजुअली एक सीनियर लेवल आईएएस ऑफिसर, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बना करके इन इलाकों में भेजा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर समझ लीजिए एक तरीके से मालिक बन गया इस इलाके का, ठीक है। मतलब वहां पे जितना भी मैनेजमेंट करना है, जितना भी आपको चीजें मैनेज करनी है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हर एक चीज, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, एलजी का काम है, ठीक है। अब आता है क्यूरियस केस ऑफ दिल्ली। कई बार मुझसे पूछते हैं कि लोग सर दिल्ली में सरकार क्यों है, दिल्ली में गवर्नमेंट क्यों है? ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली में तो सरकार है, केजरीवाल को तुमने देखा है, कई बार टीवी पे आते हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। मोदी जी ने मुझे आज झाड़ू लगानी नहीं थी, आज मोदी जी ने जो है मेरे को पकड़ लिया, आज मेरा मोदी जी चिप्स खा गए। तो ऐसे आपने कई बार जो है कई बार देखा होगा, है ना। तो केजरीवाल जी जो है हमारे दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन क्या दिल्ली के जो सीएम हैं उनके पास इनफ पावर्स हैं? क्या हम दिल्ली के सीएम की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं भारत के किसी और स्टेट के सीएम की पावर से? तो आंसर है नहीं। देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार की जरूरत क्यों है? अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि दिल्ली में अगर सब कुछ मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि है दिल्ली के अंदर, तो यार दिल्ली गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? अब देखिए क्या है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा इलाका है, लोगों को लगता है दिल्ली एक शहर है, दिल्ली शहर नहीं है। दिल्ली इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली सिर्फ एक शहर है, दिल्ली इज अ सिटी, नहीं भाई, दिल्ली सिटी नहीं है, दिल्ली एक यूटी है। और इस यूटी के कई सारे जोन्स हैं, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। और इन वेस्ट दिल्ली जो जोन्स बटे हुए, जिसमें दिल्ली बटा हुआ है, उन जोन्स में अपने आप में बहुत सारी कॉलोनीज हैं, बहुत सारे इलाके हैं यार, ठीक है। सबको मिला करके बनता है दिल्ली। डन। तो इतने बड़े इलाके को मैनेज करना किसी एक इंसान के बस की बात तो हो नहीं सकती। तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए दिल्ली में गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि दिल्ली में एक गवर्नमेंट होगा, उसका एक सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर का काम होगा कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के जो डिपार्टमेंट्स, ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसको मैनेज किया जाए, ठीक है। डन। इसके अलावा दिल्ली में अपने हर एक जोन का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, इसको आप एमसीडी कहते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। इनकी जिम्मेदारी है अपने एरियाज को मेंटेन करना, उसकी सुंदरता, साफ सफाई, ये सारा कुछ मेंटेनेंस का काम किसका है? एमसीडी का है, ठीक है। तो दिल्ली का जो ये पॉलिटिक्स है थोड़ा पेचीदा है यार, थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है, बट जो बच्चों मन में सवाल है ना कि सर ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है ताकि इजी गवर्नेंस किया जा सके, कुछ मुद्दों को जल्दी सॉल्व किया जा सके, इस तरीके से सॉल्व किया जा सके। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो एलजी इज मोर पावरफुल कंपेरेटिव टू जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे केजरीवाल जी को कुछ अलग डिपार्टमेंट में जो उनके पावर में नहीं आता, चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, तो एलजी को पत्र लिखते हैं, कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखते हैं। तो भैया पत्र क्यों लिखा जाता है? ताकि आप एलजी से रिक्वेस्ट करो, बिकॉज अभी भी अगर पावर की बात करोगे तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में पावर ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। क्यों? क्योंकि वो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि यूनियन टेरिटरी को मैनेज करने का ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। डन। समझ में आया बच्चों कहानी क्या है यहाँ पे? ठीक है, चलिए। तो इनफैक्ट अगर आप पुलिस की बात करोगे तो दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल के अंडर आती है, ना कि केजरीवाल के अंडर आती है। बहुत बार देखा, मैं कई बार देखा यार कि कई बार कुछ भी कांड होता है ना तो केजरीवाल जी को खतरनाक तरीके से जो है लोग एकदम नेक्स्ट लेवल की एडजेक्टिव्स लगा करके बातें बोलते हैं कि यार पुलिस ये, पुलिस वो, पुलिस। तो पुलिस एक्चुअली कम्स अंडर सेंट्रल, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो इनफैक्ट अगर केजरीवाल जी को खुद के लिए भी कहते हैं ना सो कॉल्ड सिक्योरिटी बढ़ानी होगी तो पत्र लिखेंगे, पहले एलजी साहब को पत्र लिख कर ही बताएंगे एलजी साहब बढ़ा दीजिए सिक्योरिटी, ठीक है, तब काम बनेगा। तो दिल्ली पुलिस केजरीवाल के कंट्रोल में नहीं आती, ठीक है। डन। दिस इज वन थिंग। तो मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कैसे चीजें चलती हैं, मतलब क्या है बिकॉज दिल्ली वाला कंसेप्ट इनफैक्ट यार मैं खुद बताऊं, मेरे को भी समझने में बहुत टाइम लगा था। एंड जब मैं प्रैक्टिकली चीजों को देखना स्टार्ट किया यहाँ पे रहते रहते ना कई सालों से, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है, अच्छा ऐसे वर्क करता है, अच्छा ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन है यार, बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार तो इतना मस्त हुआ था कि मैं नोएडा से निकला है ना, ये अच्छा नोएडा से जब आप एंटर करते हो कभी दिल्ली साइड पे तो आपसे टोल टैक्स लेते हैं, एमसीडी वाले टोल टैक्स लेते हैं, ठीक है। आप गाजियाबाद से अगर कभी आ रहे हो नोएडा वाले साइड पे तो भी माना जाता है कि आपने बॉर्डर चेंज कर लिया, ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल आपका बॉर्डर चेंज हो गया है। तो उसमें जो ऑटो वाले ना, हर एक ऑटो वाला नहीं जाता। इनफैक्ट मतलब ऐसा मान लो कि अगर नोएडा गाजियाबाद वाला सिनेरियो ऐसा है कि दिस इज अ हाईवे, इस साइड पे नोएडा, इस साइड पे गाजियाबाद है, बस एक नीचे से अंडर पास लेकर के उधर जाना है, बट ऑटो वाले नहीं जाएंगे जिनके पास परमिशन नहीं है। तो परमिट जिनके पास प्रॉपर एनसीआर लिखा होगा ना, नेशनल कैपिटल रीजन परमिट, वही घुसेगा जाकर के, नॉर्मल ऑटो वाला नहीं जाएगा। हाँ, चाहे उसको पैसे भी बढ़ा के दो नहीं जाएगा वो, ठीक है। डन। ऐसा होता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। तो एक बार मैं कैब से ट्रेवल कर रहा था, हुआ क्या कि हम लोग ऐसे एक गली में घुसे,
तो गली से बाहर निकले तो एमसीडी वाला टोल था वहां पे, तो भैया वहां पे 100 रुपए टोल दिया कैब वाले को। अब क्या हुआ कि गूगल इतना नालायक, गूगल ने फिर लेफ्ट दिखाया, तो हम फिर वापस गली में घुसे, फिर हम गली में घुसे, फिर हम राइट दिखाया, राइट दिखा करके उसने फिर हम गली से बाहर आए, फिर हमारा टोल पड़ गया। हमने कहा भैया एक बात बताओ, अभी हम टोल दे करके आए, पीछे पिछली गली में हम टोल दे के आए, तुम दोबारा टोल ले रहे हो, तुम सेम टोल वाले भैया हो? कहता रहे नहीं भैया हम दूसरा टोल वाले हैं। मैंने कहा मतलब? कहता मतलब ये है कि आप जो थे, आप दिल्ली एंटर किए नोएडा से, मैं पहले गाजियाबाद एंटर किए, गाजियाबाद से आप दिल्ली एंटर किया, आपने टोल पे किया, फिर आप वापस जो गली में मुड़े ना वो दिल्ली था, नहीं सॉरी वो गाजियाबाद था, और फिर गाजियाबाद से जब अगली गली से आप बाहर निकले फिर आप दिल्ली में एंटर कर गए। आई वॉज सो कंफ्यूज यार कि गाजियाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू गाजियाबाद, ये गली गली चेंज हो रहा है भाई, गली गली बॉर्डर चेंज हो रहा है। 2 बार टोल देकर के आऊं 100 रुपए का, 200 रुपए का टोल फालतू में, एक गली दो गली चेंज करने में 200 रुपए खर्च हुए। तो इस तरीके कंफ्यूजन बहुत होता है भाई। तो इफ यू हैव पीपल लिविंग हियर दे विल बेटर टेल यू कि यार कितना कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। आज तक लोग कंफ्यूज है, तो मैं किसी को जब समझाता हूँ कहता है भाई क्या समझा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। फिर हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई आपसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, है ना। चलो तो कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। अब क्या है बेटा यहाँ पे, दूसरा है पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर और स्टेट्स, ठीक है। अब देखो शेयरिंग ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत बेसिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है, और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में आप बड़ी आसानी से कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जो है अपने मर्जी से चाहे, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा चाहे अपनी मनमर्जी से स्टेट के रिस्पेक्ट में किसी डिसीजन को लेना तो ले करके पास करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से कि मान लीजिए कि किसी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में कोई मेरे को डिसीजन लेना है, अब ये डिसीजन बिना स्टेट से कंसल्ट किए, बिना उनकी राय लिए नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा के मंत्री लोग ये चाहें कि हम अपने आप से डिसीजन लेके पास कर दें तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी चेंज अगर आपको करना है तो पहली बात तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों हाउसेज यानी लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 लोग अगर किसी चीज को पास करेंगे, किसी इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में किसी भी डिसीजन को पास करेंगे तब वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इस डिसीजन को करीब 14 से 15 स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, जब एक्सेप्ट करेंगी तब जाकर के ये कानून बन सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी राज्य के रिस्पेक्ट में कानून बनाना है या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई चेंज करना है तो एक सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में पहले पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ, उसके बाद करीब 14 से 15 स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे उस बात को एक्सेप्ट करेंगी, बिना अपोजिशन के प्रॉपर एक्सेप्ट करेंगी, वहां पे भी पास किया जाएगा, तब जाकर के आप कह सकते हो कोई बदलाव यहाँ पे पॉसिबल है। डन बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखोगे जुडिशरी एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करती है किस बारे में, यहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर पे कंट्रोल रखने का, चेक करने का, ठीक है। ये इस बात को इंश्योर करती है कि संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं, संविधान में जितनी चीजें बताई गई हैं वो फॉलो हो रही कि नहीं। अब जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले यूपी के अंदर कुछ अनरेस्ट हुआ था, वायलेंस हुआ था, दंगा करने का ट्राई किया गया था और कुछ तोड़फोड़ सी मचाई गई थी। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया गया था कि जो तोड़फोड़ मचाए थे इन सबका पोस्टर जो है विद जुर्माना चिपका दिया था लखनऊ के अंदर दीवालों में, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ, पब्लिकली शेम कर रहे हो सबको, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, आपने गलत किया है तो एक खतरनाक पनिशमेंट है। अब सोच के देखो यार, जिस आदमी का फोटो पूरे लखनऊ में चिपका होगा, नीचे लिखा होगा इतना जुर्माना इस इंसान को भरना है और क्या कांड इसने किया है, तो वो देखो यार वो बाहर निकलने में भी अभी शर्म करेगा, उसको बाहर निकलने में भी बहुत शर्म आएगी, बिकॉज हर एक चेहरा उसको पहचानता है और हर एक इंसान उसको बड़ी गलत नजर से देखने वाला है, हर एक इंसान उसके अंदर उसके लिए गुस्सा है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी डांट लगाई थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप ठीक है, आप जुर्माना वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पर्चे आपने लगवा दिए ये थोड़ा गलत है यार। ये थोड़ा, हमारा संविधान कहता है कि इंसान का डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हमारी, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार एकदम तेज तर्रार है, सरकार कहना था यार पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ, तो डेफिनेट सी बात है जिसने किया वो भरेगा, है ना भाई, जिसने नुकसान किया वो भरेगा, उससे हम निकलवाएंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप निकलवाइए, बट ये थोड़ा पर्चा वर्चा हटवा देते थोड़ा सही हो जाता। तो अगर आप देखोगे तो कोर्ट का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार, जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जितनी भी चीजें की जा रही हैं वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हो जाए, ठीक है। डन। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट आता है तो भारत का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना बेटा, वो डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई किसी पावर को लेकर के, पावर मतलब पावर को शेयर करने को लेकर के लड़ाई हो गई, कानून को लेकर के किसी, ठीक है। अब ऐसे केसेस में कोई तो होना चाहिए ना यार जो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो अभी ये सरकारें क्या कर सकती हैं, जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल राज्य सरकार है किसी स्टेट की, अब वो कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे ड्यूरिसडिक्शन में इंटरफेरेंस कर रही है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कानून बनाने का अधिकार।
तो राज्य सरकार ने आरोप लगाया केंद्र सरकार पे कि ये केंद्र सरकार हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकार झूठ बोल रही है। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई सॉल्व कराने वाला ही नहीं होता तो क्या होता, केंद्र सरकार पावरफुल होती और ज्यादा पावर यूज करके राज्य को दबा देती है ना, तो ये तो गलत हो जाता है यार। तो ऐसे मसलों को सॉल्व करने के लिए आती है हमारी जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है बेटा कि जुडिशरी दोनों तरफ के पक्षों को सुनेगी, स्टेट की बात भी सुनेगी, सेंट्रल की बात भी सुनेगी, और फिर जुडिशरी को जो लगता है कि यार सही होना चाहिए उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगी। तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इस केस में तो भाई जुडिशरी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। आप कह सकते हो कि इससे क्या होता है भाई, भारत जो है आप कह सकते हैं एक फेडरल देश कहलाया जाता है। चलिए, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, सारे पॉइंटर्स के साथ जो यहाँ पे लिखाए हैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंटर्स हैं, मतलब सीधा उठा करके पेपर में लिख के आ जाओगे तो एग्जैक्ट मतलब पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे मैं सच्चाई कह रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई। तो जितना पॉइंटर यहाँ लिखाया है इसको अगर करके आ जाओगे पेपर के अंदर, एज इट इज लिख करके आ जाओगे बेटा, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई लोग? हाँ, तो क्लियर रखना है इस बात को। ठीक है, डन। चलिए, अब ये सवाल हो गया कि यार भारत के अंदर हमने क्या देखा कि हाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक लर्न कर लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कहते हैं। देखिए, नंबर 1 पहली बात है हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन। ये मैपवा कहां भाग गया भाई? एक मैपवा हुआ करता था, मैपवा, अरे यार वेयर इज द मैप गॉन इज द। ओके, खतरनाक धोखा हो गया भाई। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सुंदर मैप लेकर के आया था मैं आपके लिए एनसीईआरटी से। शायद वो मैप गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ना ऐसे ही समझा देता हूँ, आप ऐसे समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, आगे बात करते हैं। देखो, अब अगर आप देखोगे कि 1947 में 1947 की हम बात करें तो जिस भारत को आप जानते हो, भारत कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, डन। एक बेसिक सा मैं मैप बना देता हूं आपके लिए, एक ना रफ सा एकदम ऐसा करके सा। डन, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, ये वाला जितना भी इलाका है बेटा, ये आपका कौन सा था? ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था। ये वेस्ट पाकिस्तान था। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये कहलाता था राजपूताना। ये वाला जो सेक्शन है आपका बच्चों, ये इलाका कहलाता था आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर ये वाला जो सेक्शन है बच्चे आपका सेंट्रल पार्ट वाला, ये आपका कहलाता था बच्चे सेंट्रल प्रोविंसेस। फिर यहां आप देखोगे, यहां पे ये जितने भी ये आपके डॉट्स बता रहा हूं मैं आपको, ये जितने भी इलाके हैं ना, ये सब सारे आप देखोगे तो बच्चों यहां पे ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, यहां पे प्रिंसली स्टेट्स हैं सारे, है ना, डन। ठीक है, चलो, तो अगर हम मोटा मोटी बात करें यार, तो अगर हम 1947 का अगर भारत देखें तो 1947 का भारत बड़ा अलग सा है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हो आपके कि 1947 का जो भारत है वो बड़ा अलग सा है यार, बड़ा डिफरेंट है। उसका रीजन क्या है कि भारत कोई एक प्रॉपर राष्ट्र नहीं बनाया अभी, है ना। रीजन क्या है कि यार इंडियंस जो थे पहले अलग अलग राजाओं के अंडर रहते थे, अलग अलग इलाके थे। तो भारत के अंदर जो स्टेट्स है ना, वो जनरली ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश
के इलाके से जानते हो आप, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसमें आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह वाला इलाका है। फिर आपके त्रवंकोर वगैरह के प्रिंसली स्टेट्स है ना, राजघराने इसको आप कहते हैं। फिर ये राजपूताना वाला सेक्शन है पूरा आपका, राजपूताना का सेक्शन है ना। राजपूताना मतलब जितने भी आपके राजस्थान के नाम से इसको आप जानते हो आज, तो ये जितना था ये राजपूत स्टेट्स थे, यानी जितने भी राजपूत राजा महाराजा थे वो आपके सारे इन इलाकों में रहा करते थे, राइट। चलिए अब सवाल उठता है यार यहाँ पे कि किस तरीके से भारत के स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए कि भारत के लोग जो है बिना किसी लड़ाई झगड़े के आसानी से रह पाए। अब यहाँ पे नेहरू का कहना था कि नेहरू कहते थे, नेहरू का कहना था कि यार एक काम करते हैं, भारत के स्टेट्स को ज्योग्राफी के बेसिस पे बांट लेते हैं, ये ज्योग्राफी के हिसाब से जो है नए नए स्टेट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि यार ये सही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं काम करता हूं कि मैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात के लोगों को एक स्टेट में रख दूं। अगर आप देखोगे पंजाब का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, इनफैक्ट इनकी भाषाएं भी अलग है। पंजाब में पंजाबी ज्यादा कॉमन है, राजस्थान में अपनी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा कॉमन है, गुजरात के अंदर अपनी गुजराती कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इन तीनों को अगर मैं मिला करके ज्योग्राफी के बेसिस पे एक जगह रख देता, मैं ये कहता यार कि देखो ऐसे इलाके हैं जिनका कुछ एरिया सूखा है, कुछ एरिया एग्रीकल्चर वाला है, तो इन तीनों को एक काम करते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे कहीं ना कहीं एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाता, बिकॉज लोगों का जो कल्चर है वो आपस में मिल ही नहीं रहा है, लोगों का कल्चर आपस में काफी डिफरेंट है। तो ऐसा करना तो सही नहीं है ना भाई, ऐसा करना तो गलत है, बिकॉज इसमें क्या होगा, लोगों में कभी यूनिटी क्रिएट ही नहीं होगी। राजस्थान वाला सोचेगा मेरा सुपीरियर है ना, पंजाब वाला सोचेगा मेरा सुपीरियर है, गुजरात वाले सोचेंगे भाई हम ज्यादा बढ़िया हैं। तो ऐसे में तो यार देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है, देश टूट सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि यार नेहरू साहब ऐसा है कि आपका आइडिया बढ़िया है नहीं, एक आइडिया हमारा सुनो, हम ये कह रहे हैं कि जो एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक एक जगह पे रख दो, ठीक है। मतलब जो सिमिलर भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ एक बात और कॉमन है कि उनके कल्चर भी काफी मिलते जुलते हैं। तो अगर ऐसे आप स्टेट्स को बनाओगे कि सिमिलर भाषा बोलने वाले लोग एक जगह पे रहें तो शायद स्टेट्स बेहतर बन पाएंगे। इसमें काफी मतलब गर्मा गर्मी चली, काफी बहसबाजी चली, है ना, बट फाइनली अगर आप देखोगे तो भारत ने ये रिस्क उठा लिया, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है यानी भाषा के आधार पर जब आप किसी चीज को बनाते हो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब आज अगर आप देखो तो जितने हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो जनरली भारत के कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, जो द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये वाले लैंग्वेजेस बोलने वाले जितने भी लोग हैं आप देखोगे भारत के थोड़े सेंट्रल पार्ट में है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका कल्चर अलग है, आप देखोगे भारत के थोड़े नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नो डाउट हमने जिस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी वो थोड़ा घातक एक्सपेरिमेंट तो था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव आया। आप देख सकते हो कि सारे लोग अभी मिलजुल करके बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रहते हैं। डन, आइए बात करते हैं आगे ना। अच्छा, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट किया गया किसके बेसिस पे, भाषा और कल्चर के बेसिस पे। तो ये पहला ऐसा और मेजर टेस्ट था हमारे भारतीय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। 1947 से लेकर के आप देखेंगे 2017 तक बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स खत्म हो गए, नए स्टेट्स भारत में आ गए, नए यूटीज आपको देखने को मिलते हैं, या पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इनफैक्ट एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स जो है हमारे ये चेंज कर दिए गए हैं कई सारे स्टेट्स के, कई सारे राज्यों के। अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स को ऐसे बनाया गया है जहां पे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट सेम भाषा बोलते हैं, सिमिलर भाषा बोलते हैं, तो ऐसे स्टेट्स को आप क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे स्टेट्स जिनको फॉर्म किया गया अभी भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। डन, आगे बात करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज के आधार पे नहीं क्रिएट किया गया बट उनके कल्चर के आधार पे क्रिएट किया गया, कल्चर, उनका ज्योग्राफी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो है लोग कुछ एक जैसे हैं, आपको सिमिलर दिखेंगे, काफी पहाड़ी इलाके हैं जो काफी कॉमन है, ठीक है। वहां पे रहने सहने का तरीका काफी कॉमन है, वहां पे अगर आप देखोगे काफी सारे आदिवासी लोग रहते हैं, काफी जनजातियां रहती हैं। तो इस तरीके से उन स्टेट्स का क्रिएशन कहीं ना कहीं कल्चर, ट्रेडिशन, ज्योग्राफी के बेस पे जाता है, राइट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, राइट। तो यहाँ के अगर आप देखेंगे स्टेट्स, अच्छा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला इलाका क्या है, वहां पे आप देखोगे मिनरल रिच इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना। ये वाले इलाके में भी जो रहने वाले लोग हैं काफी ज्यादा आदिवासी ओरिजिन से भी हैं, है ना। जंगल यहाँ भी काफी है, यहाँ भी थोड़े प्लेट्यू रीजन है, पहाड़ी इलाके हैं। तो आप देखोगे इस तरीके के स्टेट्स को बनाया गया है यहाँ पे कल्चर के बेसिस पे, है ना, लोगों के ट्रेडिशंस के बेसिस, मान्यताओं के बेसिस पे, और यहाँ की लोकल ज्योग्राफी के बेसिस पे। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब आती है भारत की लैंग्वेज पॉलिसी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देती। हम किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहते, यानी हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है यार, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप देखोगे हिंदी भाषा कुछ ही भारतीय, मतलब 40% से कुछ ज्यादा भारतीय हैं, लगभग 43% के आसपास भारतीय हैं जो हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग हिंदी नहीं बोलते। डन, इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे बच्चे कि हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, बट हिंदी जो है मदर टंग है ऑफ मोर देन
ओनली अबाउट, या आप कह सकते हैं ऑफ मोर देन 40% ऑफ द पीपल, अप्रोक्स आप कह सकते हो 43% अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेके चले तो 43 पॉइंट समथिंग 06% के आसपास है, ठीक है, कि 43.06% के आसपास जो है लोग हिंदी बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट है ना। डन, चल, तो कुल मिलाकर के लिटिल ओवर 40% से थोड़े से ऊपर लोग जो हैं आप कह सकते हो यहाँ पे हिंदी की भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी के अलावा 21 और ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में दी गई हैं, इसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हिंदी के अलावा भारत की और भी 21 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान में क्लियरली लिस्ट डाउन किया गया है, एक लिस्ट बना दी गई उनकी, उसको आप 8th शेड्यूल के अंदर काउंट कर सकते हो, ठीक है। और इन भाषाओं में आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। A candidate in an examination conducted at central government, किसी भी पोजीशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो बड़ी आसानी से इन भाषाओं में दे सकता है जो आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी बेस आपसे पूछ सकता है कि रमन डिसाइडेड टू गिव द पेपर इन असामीज, या रमन डिसाइडेड टू गिव द पेपर इन संथाली फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ओके, संथाली विल बी कॉल्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर है कौन सा शेड्यूल है, 8th शेड्यूल। तो लैंग्वेज किस में आती है, 8th शेड्यूल में, ध्यान देखिएगा, इस तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ सकता है। डन बच्चों, चलिए अगर आप देखोगे स्टेट्स की अपनी खुद की ऑफिशियल भाषाएं होती, तो मोस्ट ऑफ द जो काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो इसी ऑफिशियल भाषा में होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए केरला गवर्नमेंट की मलयालम भाषा हो गई, तमिल गवर्नमेंट की है ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट की अपनी भाषा हो गई, तमिल भाषा हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, राज्य सरकारों की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो लोग काम करते हैं। अच्छा, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजी का इस्तेमाल था वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, यानी 1965 के अंदर अंग्रेजी का जो इस्तेमाल था वो बिल्कुल क्लोज हो जाना था। अब इससे क्या हुआ, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उनको लगा यार उनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि या तो अपनी ऑफिशियल भाषा बोलते हैं, या तो अपनी लोकल भाषा बोलते हैं मदर टंग, या फिर वो अंग्रेजी बोलते थे। तो इसके चलते क्या हुआ कि पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गए, खासकर भारत के साउथ पार्ट में ज्यादा हुआ। तो जितने भी नॉन स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि यार इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। इनफैक्ट तमिलनाडु के अंदर आप देख सकते हो ये मूवमेंट ने एक वायलेंट फॉर्म ले लिया, है ना, हिंसक प्रदर्शन, एक नॉर्मल प्रदर्शन एक हिंसक रूप ले लिया, तो दंगे होने स्टार्ट हो गए। तो एज ए रिजल्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि यार इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई इंग्लिश को भी यूज किया जा सकता है हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज भारत में जो डिप्लोमैट्स होते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं ना आपके, उनको थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि यार आप जब बाहर जाते हो अपने कंट्रीज के तो इंग्लिश बिकम्स नो डाउट अ गुड कह सकते हैं ना कम्युनिकेशन टूल। हालांकि इंग्लिश इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे देश में बोली जाने वाली, पूरे विदेश मतलब पूरे दुनिया में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा लैंग्वेज नहीं है ना, मतलब सबसे ज्यादा आई गेस चाइनीज मैंड्रिन है जो शायद बोली जाती थी, ऐसा कुछ है, बट इंग्लिश इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अंग्रेजी एक भाषा है, हालांकि वो बात अलग है, हमने इस भाषा को एक स्टेटस सिंबल बना लिया भारत के अंदर, ठीक है। मतलब ये थोड़ा गलत है यार, भारत में नो डाउट अगर आप देखोगे तो आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को लोग कई बार आपके लेवल ऑफ इंग्लिश के नॉलेज से नापते हैं। लोगों को लगता है ये सामने वाला बंदा फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो यार ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। इट्स नॉट लाइक दैट इफ अ पर्सन इज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश दैट मींस द पर्सन इज सुपर्ब इन ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट्स नॉट द केस, है ना। तो इंसान जो है बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, जरूरी नहीं कि इंसान बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो तो यार वो बहुत बढ़िया आदमी भी हो, ठीक है। तो किसी को भाषा से जज करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हम लोग आजकल हालांकि कई बार आप देखोगे काम किया जाता है, बट दैट इज नॉट राइट। चलिए, तो अगर आप देखोगे हिंदी को प्रमोट करना अभी भी भारतीय सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन हिंदी को प्रमोट करने का मतलब यह नहीं है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है आप उनके ऊपर हिंदी भाषा को थोप दोगे। तो हिंदी भाषा को आप थोप नहीं सकते, किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, खासकर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पे तो बिल्कुल ही फोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, बच्चे की प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को फोर्स करें हिंदी बोलने के लिए। आप देखोगे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ताकि हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाए। तो गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम चलाती है, फंक्शंस करती है, कई सारी चीजें होती है जिसमें हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे या पर्सन पे हिंदी थोपते, ठीक है। अब आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस को। अब अच्छा, ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है, देखिए 1990 से पहले और 1990 के बाद। 1990 के पहले की कहानी ऐसी थी कि देखिए एक ही ऐसी पार्टी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी एक्टिव रही है, बड़ी पॉपुलर रही है, जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। तो भारत में जब सरकार बनी, जब सरकार का गठन हुआ, जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तब से लेकर के अगले कई सालों तक आप देखोगे कि कांग्रेस का ही दबदबा रहा है
पॉलिटिक्स के अंदर, भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर। उसका रीजन ये भी था कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे बहुत कम थी। तो एज अ रिजल्ट कांग्रेस के सामने कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं था कि जो आके खड़ा हो सके और इस बात को बता सके कि भैया हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो कांग्रेस सरकार, जो केंद्र सरकार थी खासकर, वो काफी लंबे समय तक भारत में रूल करती आई, ठीक है, और उसका ऑपोजिशन होता भी नहीं था। और मान लीजिए अगर किसी राज्य सरकार में किसी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी की बन भी गई सरकार, तो ये क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा मिसयूज करके वहां की सरकार ही डिसॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो केंद्र सरकार क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठा के, अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, किसी और गवर्नमेंट की सरकार बन गई, तो ये क्या करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट मशीनरी का थोड़ा मिसयूज करके वहां की सरकार को खत्म कर देते थे, डिसॉल्व कर देते थे किसी भी ग्राउंड्स पे। लेट्स से कि सरकार को बोल दिया आप सही से काम नहीं कर रहे हो, लोगों का आप में ट्रस्ट चला गया, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, ठीक है, सरकार गिर जाएगी यार ऐसे केस में, ताकि इलेक्शन दोबारा हो और हम लोग जो है सरकार बना ले। तो ये हालात जो है ना काफी लंबे समय तक चलते रहे। एज ए रिजल्ट भारत में नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो कर रही थी, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास ना तो इंडिपेंडेंस थी, ना तो कोई खास पावर थी। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार थी वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए सारी जगह पावर बना के बैठी हुई थी। अच्छा चलिए डन। तो ये की एस्पेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेहतर बनाना। तो लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल कर रही है सेंटर पे भी और मैक्सिमम स्टेट्स में भी। दिस मीन कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है जो अपनी मनमर्जी से चला पाए, ठीक है डन। अब दिक्कत क्या है कि अगर रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे अलग हो जाती तो जो सेंटर पे रूल करने वाली पार्टी वो क्या करती, स्टेट की पावर को डिक्रीज करने का ट्राई करती या फिर वहां की सरकार को ही बदल देती, वहां की सरकार को ही डिसॉल्व कर देती, ठीक है। तो उन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार संविधान का मिसयूज करती थी ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर सके, खासकर ऐसे स्टेट्स में जहां पे उसकी सरकार नहीं है। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी का ढमढमा बजाना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये ऐसा किया जा रहा था। अब देखिए क्या होता है, कहते हैं ना कि यार दिन सबका आता है ना, अब दिन सबका आता है। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस आफ्टर 1990। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली 3 नंबर में भी आ सकता है। जब 3 नंबर में आएगा तो आपको ऐसे ही हेडिंग्स डाल के लिखना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस बिफोर 1990, सेंटर स्टेट रिलेशंस आफ्टर 1990, तभी नंबर पूरे मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब क्या है कि 1990 का जो दशक था उसके बाद भारतीय राजनीति में बहुत बदलाव आते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव होते हैं। रीजन क्या है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे आती हैं आपकी रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिए भारतीय जनसंघ से रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बनी जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है ना काशीराम जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी आ गई उभर करके, तृणमूल कांग्रेस उभर के आने लगी, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखोगे एनसीपी आई, ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आनी स्टार्ट हो गई। अब जो रीजनल लेवल की पार्टीज थी इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस का वोट था वो काट दिया। वोट काटने का मतलब होता है, मान लीजिए कि अभी क्या है कि मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, तो मजबूरी में उन्हें वोट देना ही पड़ रहा है कांग्रेस को। डन, खत्म, दे रहे हैं। अब क्या है कि जब इनके पास और ऑप्शंस आ गए, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, इनको लगा यार उन पॉलिटिकल पार्टीज की बातों में दम है, तो लोगों ने क्या किया, बजाय कांग्रेस को वोट देने के उधर वोट दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी वोट्स पहले बड़ी आसानी से कांग्रेस को मिल रहे थे, इसको पूर्ण बहुमत कहते हैं। पूर्ण बहुमत मतलब सारे मेजॉरिटी वोट्स आपके पास आ गए, ठीक है, आपके पास बढ़िया सीटें आ गई। तो जो पूर्ण बहुमत वाला सिस्टम था ये खत्म हो गया। अब क्या है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा अलग अलग रीजनल पार्टीज से। अब जो आपकी सरकार पहले मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन रही थी, यानी सारे के सारे वोट्स आपके पास थे, ज्यादा वोट्स आपके पास थे, अब बिना निडर होकर के सरकार बना रहे थे, अभी वो कहानी खत्म हो गई। क्योंकि रीजनल गवर्नमेंट्स ने क्या किया, आपका वोट काट दिया, लोगों ने उनको वोट दिया, तो जो वोट आपको मिल रहे थे पहले वो अभी उनमें बट गए। तो एज ए रिजल्ट आपका जो मेजॉरिटी वाला सियापा आपने बना रखा था वोट टाइम से, वो अभी खत्म हो रहा है। अब आपको अगर सरकार बनानी है केंद्र में तो आपको उन लोगों के साथ हाथ तो मिलाना पड़ेगा, अलायंस तो बनाना पड़ेगा। अब एज ए रिजल्ट जब आपने उनके साथ हाथ मिलाया तो डेफिनेट सी बात है कोई बिना फायदे के तो आपके साथ आएगा नहीं, तो आपको उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को भी अपने मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखना पड़ेगा। तो अभी जो पावर पे एक छत्र राज बना हुआ था ये टूट गया है ना, ये टूट गया और पावर जो है शेयर होनी स्टार्ट हुई। एज अ रिजल्ट आप देखोगे अभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी पावरफुल हुई, स्टेट गवर्नमेंट्स का इंडिपेंडेंस बढ़ा, क्योंकि केंद्र सरकार अभी अपनी मनमानी नहीं चला पाएगी, ठीक है। डन बच्चों, तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके बनाती हैं, ठीक है। तो जब तक देखिए अलायंस और कोएलिशन में क्या फर्क है, ध्यान दीजिएगा। अलायंस तब तक है, देखिए अलायंस का मतलब भी सेम है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जब आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं अलायंस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम अलायंस। और जब ये अलायंस चुनाव लड़के इलेक्शन जीत जाए और जो सरकार बनेगी वो कहलाएगी कोएलिशन की सरकार, गठबंधन सरकार, ठीक है। जब तक चुनाव नहीं लड़ा तब तक ये अलायंस है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी से ग्रुप या अलायंस है। जब चुनाव लड़के जीत गया, सरकार बन गई, तो ये बन गया कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है डन। चलिए
अब देखिए, अगर आप देखेंगे अभी किसी सिंगल पार्टी को लोकसभा मेजोरिटी मिली नहीं, मेजर तो नेशनल पार्टीज को क्या करना पड़ा, अलायंस बनाना पड़ा, है ना, रीजनल पार्टीज के साथ। डन। तो इससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर एंड रिस्पेक्ट था बेटा वो भी बढ़ गया, और जो पावर शेयरिंग का सिस्टम था सेंटर और स्टेट के बीच में ये थोड़ा बेहतर हो गया। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से फेडरलिज्म भी जो है भारत के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया का 5 नंबर में, कि व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, क्या आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, है ना। डन। एंड भारत में क्या क्या चेंजेस हुए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बाद। चलिए, तो मुद्दा डिस्कस करते हैं फटाफट से। काफी बातचीत कर ली है मैंने आपसे, लगभग 1 घंटा 40 मिनट तो हो ही गया है। 5-10 मिनट की बात और करेंगे, उसका चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, डन। चलिए, अब यहां तक तो कहानी हमने सुन ली कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। अब सवाल उठता है यार कि भारत के अंदर जो 1990 का समय है, उससे पहले की जो हालत है सबकी खराब है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। यानी लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, पंचायत एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके पास पावर जीरो है। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, ताकि वो स्वतंत्र हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए और अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले पाए। डन बच्चों। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है, जब पावर को आप सेंटर और स्टेट से लेकर के थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट को देते हो तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये 1 मार्क की डेफिनेशन है। डन बच्चों। चलिए, इसका बेसिक आइडिया क्या था डिसेंट्रलाइजेशन के बिहाइंड का, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोकल लेवल पे ज्यादा बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोकल लेवल पे सॉल्व कर ले जाओगे तो आपकी कहानी चल जाए। फॉर एग्जांपल, किसी गांव में सड़क नहीं है, अब गांव में सड़क नहीं होना, ये बात प्रधानमंत्री को तो नहीं पता हो सकती कि उस गांव में सड़क नहीं है। इतने सारे गांव यार, सबके गांव में किसके गांव में सड़क है किसके में नहीं है, ये याद रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है, राइट। तो ऐसी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है लोकल लेवल पे, क्योंकि वो गांव के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या चीजों का वहां रिक्वायरमेंट है। एंड दैट इज द रीजन वहां पे पंचायत का होना, लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे ज्यादा जरूरी है कि उस लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर हो, शक्ति हो, ताकत हो चीजें बनाने की, राइट। तो यही आइडिया था हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, कि लोकल लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाए डिसीजन मेकिंग में, और वो डायरेक्टली यहां पे क्या कर पाए बच्चे, चीजों का ध्यान रख पाए। चलिए आगे बात करते हैं। 1992 से पहले जब लोकल बॉडीज क्या थी, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थी, तब ना तो कोई रेगुलर चुनाव होते थे, और जो लोकल बॉडीज थी इनके पास कोई पावर थी नहीं, यानी हर एक चीज के लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करना पड़ता था 1992 से पहले। बट 1992 में संविधान में एक बदलाव किया जाता है टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, संविधान में चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, इसको आप 73rd अमेंडमेंट कहते हैं। और ये 73rd अमेंडमेंट क्या करता है, हमारी जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल बना देता है। क्या क्या चेंजेस हुए थे, नंबर 1, अब क्या है कि मैंडेटरी हो गया कि आपको रेगुलर इलेक्शंस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सीट्स को रिजर्व कर दिया गया लोकल बॉडीज के अंदर, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए। अब देखिए, यहाँ पे लोगों का सवाल उठेगा, सर यहाँ रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, सवाल यही आएगा आपके, सर रिजर्वेशन क्या जरूरत है। अगर भारत के गांव का आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ऊंच नीच का हिसाब किताब मिलेगा, यानी तू ऊंच का है भाई मैं नीच का हूं, ये वाला जो जाति प्रथा है ना, वो आपको बहुत रूटेड मिलेगी यहाँ पे, फैक्ट है ना, आज भी आपको कई जगह दिख जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं लाया जाता तो क्या एक SC ST बंदे को या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बंदे को यहाँ पे अपनी बात आगे रखने का मौका मिलता, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, बिकॉज जो गांव के पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते, अगर वो सिंपल सी बात है अपनी धौंस जमाने के लिए इन लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं देते या चुनाव में खड़े ही नहीं होने देते। तो अभी सरकार इस बात से बिल्कुल सहमत थी, सरकार को पता था ये चीज कि होगी होगी, तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे सीटों को रिजर्व कर दिया कि भैया सिंपल सी बात है, सीटें रिजर्व हैं SC के लिए, ST के लिए और आपके OBC के लिए। ठीक है, डन। और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो 1/3 सीटें, 1/3 सीटें इनको रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए, विमेन के लिए, है ना। आपने देखा है पंचायत एक सीरीज है Amazon प्राइम पे, है ना, बड़ी जबरदस्त सीरीज है, मतलब बड़ी फेमस है। तो उस पंचायत में आपने एक चीज देखी होगी, जो आपने उसका सीजन 1 अगर देखा हो या नहीं देखा, आपने कभी शॉर्ट्स देखे हो, तो उसमें जो मुखिया जी है ना, मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं, एक उप प्रधान है, एक सचिव जी हैं, वहां पे जो ओरिजिनल प्रधान है वो वहां की, उनकी जो प्रधान जी बने घूमते हैं ना आपके अंकल से, उनकी वाइफ है। आपको याद होगा प्रधान जी की वाइफ जो है झंडा फहराने जाती है, बिकॉज ओरिजिनल प्रधान वो हैं, और उनके नाम पर पे रूल कौन कर रहे हैं, उनके हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा है, उनके हस्बैंड मैनेज कर रहे हैं। तो जो प्रधान जी, महिला प्रधान जी हैं, मतलब वहां पे बनी हुई हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपके लोकल बॉडीज में रिजर्व की गई सीटें, यानी अगर आप देखोगे 1/3 सीटें यहाँ पे रिजर्व कर दी गई, किसमें, हमारी महिलाओं के लिए इन द लोकल बॉडीज। हालांकि अभी एक और बिल पास हुआ है, लेजिस्लेशन बिल, आपने देखा होगा विमेंस लेजिस्लेशन, जिसमें 33% की बात की गई थी, 33% सीटों को रिजर्व किया जाएगा यहाँ पे महिलाओं के लिए। ठीक है, आपके लोकसभा वगैरह के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और
होगा जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके अंदर भी, ठीक है। लगभग लगभग 181 सीटों के आसपास रिजर्व हो जाएंगे अभी पार्लियामेंट में फॉर विमेन ओनली, ठीक है। तो कि एक बड़ा मूव है, एक अच्छा मूव है, डन। हालांकि इसमें बहुत सारी ऑपोजिशन हो रही है, रीजन वही है कि लोग कह रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन लाना चाहिए इसके अंदर भी, कि SC ST के लिए भी सीटें फिक्स की जाए। लेट्स सी अगर कोई अमेंडमेंट्स आते कि नहीं। फिलहाल अभी एक रीसेंट अपडेट था तो मैंने आपके साथ कहा शेयर कर लूं। चलिए डन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहां क्रिएट किया गया ताकि हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। इसकी जिम्मेदारी है कि स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे रेगुलर चुनाव कंडक्ट करवाना। एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया कि अपनी आप कुछ पावर्स और कुछ पैसा शेयर करेंगे लोकल गवर्नमेंट के साथ ताकि वहां पे डेवलपमेंट वाले कार्य करवाए जा सके। तो पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट शेयर नहीं करती थी, अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेशन हो गया कि आप क्या करेंगे, यहां पे अपना कुछ पैसा, अपना कुछ पावर शेयर करेंगे किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चलिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम का, कई बार 3 नंबर में आता है। देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना गांव के लेवल पे, उसको कहा जाता है पंचायती राज। इसमें सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, उसके बाद आपकी पंचायत समिति, फिर टॉप लेवल पे आपका जिला परिषद है, ठीक है डन। चलो अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो हर एक गांव में, या फिर आप कह सकते हो 3-4 गांव की मिला करके एक ग्राम पंचायत होती, तो या तो हर एक गांव में ग्राम पंचायत होगी या फिर 3-4 गांव की मिलाकर के ग्राम पंचायत होगी। अब क्या ये काउंसिल है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स हैं। अब देखिए वार्ड क्या होता है, ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि जब हम कभी भी चुनाव की बात करते हैं, जब हम कभी भी इलेक्शंस की बात करते हैं, तो हम देश को या स्टेट को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट्स को अच्छा ये किसके बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या के बेसिस पे, सच दैट कि जितना भी पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो मोर और लेस सेम रहे, ताकि 1 पर्सन 1 वैल्यू वोट वाला, 1 वैल्यू 1 वोट वाला कॉन्सेप्ट सही रहे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे चुनाव होते हैं तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। लेकिन जब लोकल लेवल पे बात की जाती है तो इन्हीं इलाकों को हम वार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम वार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोकल लेवल पे चुनाव की बात की जाती है तो इनको हम लोग वार्ड कहते हैं। डन बच्चों, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वार्ड्स कहते हैं। तो हमने क्या किया कि जो गांव का इलाका है आपको उसमें कई सारे हिस्से में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और गांव का इलाका है, छोटा टाउन हो गया, उसको कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सच दैट हर एक पार्ट का जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ठीक है। ताकि जब चुनाव करवाया जाए तो ऐसा ना हो कि कहीं पॉपुलेशन ज्यादा कहीं कम, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो हर एक पार्ट का पॉपुलेशन लगभग लगभग सिमिलर है। तो इन पार्ट्स को क्या कहा जा सकता है, इन पार्ट्स को कहा जाता है वार्ड। तो आप कह सकते हो ये जो ग्राम पंचायत है काउंसिल है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, इनको आप पंच कहते हैं, ठीक है। और इन सारे पंचों का एक हेड होता है जिसको आप सरपंच कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ इनको कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली इलेक्ट करती है बाय द अडल्ट पॉपुलेशन, ये 18 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो इन पंचों को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और ये लोग किसको बिलोंग करते हैं, गांव को या फिर इन वार्ड्स को, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पंच अपॉइंट करते हैं और फिर उनमें से एक सरपंच अपॉइंट होता है जो उनका लीडर होता है, उनका हेड होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के लिए क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी गांव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने का जिम्मा किसका है, हमारी ग्राम पंचायत का। आगे बात करते हैं ग्राम सभा क्या होती है। देखिए पंचायत काम करती है ग्राम सभा के अंडर, आप कह सकते हैं ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत की बॉस है। तो बॉस का काम क्या होता है, सारी चीजों को एनालाइज करना कि क्या चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, राइट। तो जितने भी वोटर्स हैं गांव के अंदर वो सारे इसके मेंबर्स हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ग्राम सभा जो होती है साल में 2 से 3 बार मिलती है, जिससे कि एनुअल बजट अप्रूव किया जा सके ग्राम पंचायत का। बजट क्या होता है बच्चे, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट काम करवाने, कितना पैसा लगेगा। तो ये प्रॉपर एक बजट बनाया जाता है ना, चाहे देश का बजट हो, चाहे स्टेट का बजट हो, चाहे आपका पंचायत का बजट हो। तो साल में 2 से 3 बार जो है आपकी ग्राम सभा मिलती है, मीटिंग करती है, ताकि उसमें जो ग्राम पंचायत है उसका बजट डिसाइड किया जा सके और उसने क्या काम किया है एक साल में, उस पूरे काम का पूरा एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज ग्राम सभा। पंचायत समिति, देखिए अब जब क्या होता है, जब कई सारी ग्राम पंचायत को आप एक साथ ग्रुप कर देते हो ना, कई सारी जीपी है, ग्राम पंचायत है, कई सारी ग्राम पंचायत को जब आप क्या करते हैं बेटा, कई सारी ग्राम पंचायत को जब आप ग्रुप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये बनाती है एक पंचायत समिति। और ये किस लेवल पे होती है, आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर मंडल लेवल पे। अब जो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के बेटा, दे आर द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, ठीक है। ये कौन होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उस इलाके के वो मिलके इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब कई सारी ग्राम पंचायत को आप ग्रुप कर दोगे एक साथ तो बन जाएगी एक पंचायत समिति। इस पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, जो पंचायत के मेंबर्स, यानी जो अलग अलग पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना बेटा, वो मिल करके अपने में से लोग अपॉइंट करते हैं जो कि बनते हैं इस पंचायत समिति के मेंबर्स, ठीक है डन। मान लीजिए 8-10 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 8-10 ग्राम पंचायतों को मिला के बनेगी पंचायत समिति। अब उन 8-10 ग्राम पंचायतों में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने में से लोगों को इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, जो कि पंचायत समिति के मेंबर्स बनेंगे, डन। आगे बात करें, चलिए अब आता है जिला परिषद।
जिला परिषद क्या है बेटे, जितनी भी आपकी पंचायत समितिज होती है ना, मंडल्स होती है, जब इनको आप ग्रुप करते हो एक साथ तो बनता है आपका जिला परिषद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जब आप क्या करते हो, सारी पंचायत समितिज को जब आप ग्रुप कर दोगे, कई सारी पंचायत समितिज को, तो एक जिला परिषद बन जाएगा। अब इस जिला परिषद के अंदर आप देखोगे तो आपके लोकसभा के मेंबर्स भी हैं, कई सारे एमएलए भी हैं और कुछ अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के मेंबर मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधानसभा के मेंबर मतलब जो इसको आप एमएलए कहते हो। तो आप देखिएगा एक एमपी का पावर एमएलए से ज्यादा ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो आपके एमएलए साहब हैं वो किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, वहां की विधानसभा के मेंबर, लेकिन जो एमपी है वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट का मेंबर नेशनल लेवल पे। तो वो भी इसके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। आगे बात करते हैं ना। अब अगर आप देखेंगे शहरों के अंदर, टाउन्स के अंदर क्या होती है, म्यूनिसिपल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो छोटे शहर होते हैं वहां पे आपको म्यूनिसिपल कमेटी मिलेगी और जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है बेटा वो इसका हेड होता है। और वही अगर आप बड़े शहरों में आएंगे तो बड़े शहरों में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलता है और इसके जो हेड होता है उसको आप मेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको आप लोग, मेयर। तो ध्यान रखिएगा मेयर किसके अंदर होगा, मेयर होता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे आपको इसी लोकल बॉडी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है और जो छोटे शहर होते हैं वहां पे इसको आप म्यूनिसिपल कमेटी कहते हो, हिंदी में जैसे आप नगर निगम भी कहते हो। डन बच्चों। तो अगर आप बड़े शहरों की बात करेंगे तो इसके हेड को हम कहते हैं मेयर और छोटे शहरों में बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। डन। चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं और बहुत सारी बातें आपसे हो गई हैं। अगेन हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 1 घंटा 50 मिनट के आसपास के ड्यूरेशन में, बट छोटे से समय में, कम से समय में ट्राई किया आपको बहुत सारी बातें बताने का। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ के जा रहा हूं मैं फटाफट से, मुझे ये बताओ कि जल्दी से बता देना कि एनी 2 चेंजेस जो आपको लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है, चेंजेस आफ्टर 1992 में कोई भी 2 चेंजेस आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे आपका इंतजार रहेगा, आपको मेरा इंतजार रहेगा। हम दोनों मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन कब, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड मेरे सुपर सुपर उड़ानियंस। बाय बाय।